इन जगहों पर कई इमारतें बनी हुई हैं, इसलिए हम उन्हें टाइम हाउस कहते हैं। बेशक टाइम हाउस के अंदर रहने के लिए भी अपनी जिंदगी खत्म करनी पड़ती है। तो जब तक किसी को अपनी खेती को बेहतर बनाने के लिए समय बचाने की जरूरत न हो, ज्यादातर लोग टाइम हाउस जाने को तैयार नहीं होते। लेकिन अब जब मुसीबत आ रही है, तो साथी भाइयों को अपनी साधना में तेजी लाने की जरूरत है, इसलिए टाइम हाउस का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे सच में समय बच सकता है। ये कम समय में किसी की खेती को पूरी तरह से बढ़ा सकता है, जिससे खेती की तरक्की तेज हो जाती है। वानशियाग नदी ने टाइम हाउस की खासियतें बताईं। जियानमू की जीवन देने वाली अमर तकनीक से हुई है। यह मनमाने ढंग से समय के बहाव को बदल सकता है। कोई अपने शरीर के जितना करीब जाता है, टाइम स्पेस का फ्लो उतना ही तेज होता है। अक्सर जब दुश्मन जियानमू के पास जाने की कोशिश करते हैं, तो वे कम उम्र में मर सकते हैं। इसलिए अगर जियानमू बिना किसी स्किल का इस्तेमाल किए भी अपनी जगह पर रहे, तो भी दुश्मन अपने आप खत्म हो जाएंगे। समय हमेशा अनगिनत जीवों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत होता है। बेशक अगर इसे टाइम जोन का इस्तेमाल किया जाए, तो ये बिना किसी शक की जुबानहुआंग सेक्ट के शिष्यों के लिए खेती की पवित्र जगह बन जाएगी, जिससे उन्हें अपनी खेती को तेज करने में मदद मिलेगी। इससे वे कम समय में ही ऊंचे लोकों तक पहुंच सकते हैं। जुबानहुआंग संप्रदाय के लिए एक बहुत मशहूर खेती की पवित्र जमीन भी बन गई है। कोई हैरानी नहीं कि जुबानहुआंग संप्रदाय कम समय में इतने सारे धरती के अमर और स्वर्ग के अमर लोगों को पाल पोस सकता है। मुझे डर है कि इसका टाइम हाउस से बहुत कुछ लेना देना है। एब्सोल्यूट पॉइजन डिवाइन हुक इमोर्टल आर्टिफैक्ट ने तुरंत यह महसूस कर लिया। आखिर अगर कोई जीनियस लाखों सालों में हेवनली इमोर्टल या प्रोफाउंड इमोर्टल लोक तक पहुंच सकता है, तो यह नामुमकिन नहीं है। खास लोग ऐसे खास काम कर सकते हैं। समस्या यह है कि इसे बड़े पैमाने पर पूरा करना असल में नामुमकिन है, क्योंकि हर कोई असाधारण प्रतिभाशाली नहीं होता। ज्यादातर किसानों में असल में साधारण काबिलियत होती है। फिर भी जुबानहुआंग संप्रदाय कम समय में इतने सारे अमर लोगों को पाल सकता है, जो साफ तौर पर टाइम हाउस की शक्ति का फायदा उठाता है। ऊपर से देखने पर ये जुबानहुआंग संप्रदाय के शिष्य लाखों सालों से सिर्फ साधना कर रहे हैं, लेकिन चुपके से टाइम हाउस की पावर का फायदा उठाकर वे शायद लाखों सालों से खेती कर रहे हैं। इस तरह वे इतनी तेजी से तरक्की कर सकते हैं और जीनियस का दिखावा कर सकते हैं। हालांकि फिर भी ताकत तो ताकत है। भले ही उन्होंने टाइम हाउस की पावर का फायदा उठाया हो, फिर भी उन्होंने जबरदस्त पावर हासिल कर ली है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। टाइम हाउस ने सच में हमारी बहुत मदद की है। कभी कभी अमर गोलियां और अमर अमृत खाने में बहुत समय लगता है, लेकिन हेवनली कोर्ट के सैनिकों के तौर पर अकेले साधना में ज्यादा समय बिताना स्वाभाविक रूप से असंभव है। इस मामले में टाइम हाउस का होना बहुत जरूरी हो जाता है। टाइम हाउस में जाकर हम इन अमर गोलियों और अमृत को सिर्फ एक दिन में अच्छी तरह पचा सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि इससे हमारा बहुत समय बचता है। भले ही जिंदगी का काफी हिस्सा खत्म हो गया हो, लेकिन जब तक हम अपने दायरे को बेहतर बना सकते हैं, इस उम्र की भरपाई आसानी से की जा सकती है। वानसियांग नदी ने कहा, उन्होंने कई बार टाइम हाउस की पावर भी उधार ली थी, जिससे उन्हें अमर शराब और अमर गोलियों की मेडिसिनल पावर को जल्दी पचाने में मदद मिली। अगर टाइम हाउस की शक्ति न होती, तो वह 10 लाख साल में अर्थ इमोर्टल कैसे बन पाता। आखिरकार उनकी काबिलियत तो आम है, उन्हें कोई बेमिसाल जीनियस नहीं माना जाता। लेकिन तुम्हारे साथी भाइयों ने जो कहा, उसके अनुसार इटर्नल नाइटलैंड में जल्द ही कोई आपदा आ सकती है। अगर तुम अब इटर्नल नाइटलैंड में लौटते हो, तो क्या तुम्हें तबाही का सामना नहीं करना पड़ेगा। एब्सोल्यूट पॉइजन डिवाइन हुक इमोर्टल आर्टिफैक्ट इस बात से बहुत चिंतित था। नहीं नहीं, इतनी जल्दी ऐसी तबाही कैसे हो सकती है। असल में ऐसी गड़बड़ियां अभी हाल ही में नहीं हुई हैं, ऐसी ही घटनाएं लाखों साल पहले भी हुई थी। मतलब कई अमर राजा सेनाएं सिर्फ शुरुआती तैयारी कर रही हैं। यह आपदा लाखों या करोड़ों साल बाद भी आ सकती है, लेकिन मैं इस समय का इस्तेमाल बहुत सारे कल्टीवेशन रिसोर्स इकट्ठा करने में कर सकता हूँ। अब हेवनली कोर्ट छोड़ने पर शायद मुझे खेती के लिए इतना अच्छा माहौल न मिले। अगर सच में कुछ होता है, तो हम दिव्य वृक्ष की शक्ति का उपयोग करके तुरंत बच भी सकते हैं। वानशियांग नदी ने अपना सिर हिलाया। वह इतनी आसानी से झांसे में नहीं आएगा। अगर सच में कोई मुसीबत आ भी जाए, तो वह शॉर्ट टर्म में नहीं आएगी। उसके पास अभी भी इंतजार करने के लिए काफी समय है। इसके अलावा स्वर्ग में अपनी जगह और कई सालों की कमाई छोड़ना सच में बहुत मुश्किल है। आखिरकार एक बार जुबानहुआंग संप्रदाय में वापस आने पर पिछला सारा जमा पूंजी जीरो हो जाएगा।
वह ऐसा कुछ करने को तैयार नहीं है। ये भी समझ में आता है। एब्सोल्यूट पॉइजन डिवाइन हुक इमोर्टल आर्टिफैक्ट सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। स्वर्ग के दरबार में ऐसी जगह तक पहुंचना मुश्किल है। हार मानने का फैसला करना आसान नहीं है। अगर आप सच में हार मान ले तो आपको दौलत का ऐसा रास्ता कहाँ मिलेगा। ये किसी के साधना के मार्ग में बाधा डालने के बराबर है। भले ही इसमें थोड़ा रिस्क उठाना पड़े, फिर भी यह इसके लायक है। गड़गड़ाहट टिल्ड टिल्ड टिल्ड। इस समय पूरा आसमान अचानक हिल गया। अनगिनत रंग बिरंगे बादल इकट्ठा होकर आसमान को ढकने लगे और अमर क्यूई का जमाव आसमान छूने लगा। हल्के से ऐसा लग रहा था कि ड्रैगन और फीनिक्स आसमान में घूम रहे हैं और कई दिव्य जानवरों के दिखने का भ्रम हो रहा है। रुको, क्या ये ग्रेट लुओ घटना है? क्या कोई डालुओ गोल्डन इमोर्टल बनने की ओर बढ़ रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि जुवानहुआंग संप्रदाय में कोई अभी भी डालुओ गोल्डन इमोर्टल बन सकता है? क्या यह नहीं कहा गया था कि केवल जुवानहुआंग ही ताओवादी था? सुप्रीम इमोर्टल आर्टिफैक्ट वेनमस डिवाइन हुक तुरंत चौंक गया। आखिरकार इसने कई डालुओ गोल्डन इमोर्टल्स देखे थे और इसका पिछला मालिक भी एक डालुओ गोल्डन इमोर्टल था। डालुओ गोल्डन इमोर्टल तक पहुंचने की घटना कितनी हैरान करने वाली थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ये सेक्ट मास्टर का दाव साथी है जो डालुओ गोल्डन इमोर्टल की ओर बढ़ रहा है। जहां तक मुझे पता है, सेक्ट मास्टर के कई दाव साथी हैं जो गोल्डन इमोर्टल हैं। इतने लंबे समय तक साधना करने के बाद डालुओ गोल्डन इमोर्टल बनना कोई हैरानी की बात नहीं है। वानशियांग रिवर ने एक पल सोचा और अपनी सोच शेयर की। क्या जुवानहुआंग ताओइस्ट के कई दाव साथी हैं? सुप्रीम इमोर्टल आर्टिफैक्ट वेनोमस डिवाइन हुक बहुत जिज्ञासु था और उसने जुवानहुआंग ताओइस्ट में बहुत दिलचस्पी दिखाई। बेशक सेक्ट मास्टर काफी रोमांटिक है। उसने कम से कम 20 दाव साथियों से शादी की है और हर दाव साथी एक अद्भुत प्रतिभा है जिसमें असाधारण योग्यता है। सिर्फ कुछ मिलियन साल साधना करने के बाद वे सभी असल में अमर हो गए हैं। कुछ तो गोल्डन इमोर्टल रेल में भी कदम रख चुके हैं। अब ऐसा लगता है कि एक दाव साथी भी डालुओ गोल्डन इमोर्टल बन गया है। वानशियांग नदी ने बहुत भावुक होकर कहा, अगर सिर्फ सेक्ट मास्टर ही असाधारण होते तो बात अलग होती, लेकिन उनके सभी दाव साथी अद्भुत हैं। भले ही उनकी तुलना उस सेक्ट मास्टर से न की जा सके जिसे पहचाना नहीं जा सकता, फिर भी वे दूसरों की तुलना में पहले से ही काफी डरावने हैं। जुवानहुआंग संप्रदाय के कई प्रतिभाशाली लोग भी उन महान महिलाओं की तुलना नहीं कर सकते। हालांकि यह जुवानहुआंग संप्रदाय के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आखिरकार ये महान महिलाएं जुवानहुआंग संप्रदाय की सदस्य हैं। जुवानहुआंग संप्रदाय की लड़ने की ताकत भी बढ़ेगी, क्योंकि सेक्ट मास्टर लंबे समय से एकांत साधना में रहे हैं और शायद ही कभी सेक्ट के कामों में एक्टिवली ध्यान देते हैं। जुवानहुआंग संप्रदाय में असली शक्ति उन महान महिलाओं में है। इतनी तेज चढ़ाई, जुवानहुआंग ताओइस्ट को इतने सारे चमत्कार कहाँ से मिलते हैं? या इस आदमी की कोई खास बनावट है जो उसके दाव साथियों को उनकी साधना बढ़ाने में मदद करती है? सुप्रीम इमोर्टल आर्टिफैक्ट वेनमस डिवाइन हुक सच में हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। इसे ही कहते हैं, एक व्यक्ति की सफलता उसके आसपास के सभी लोगों की तरक्की की ओर ले जाती है। जुवानहुआंग ताओवादी की साधना में सुधार से दाव साथी भी आगे बढ़े हैं। पक्का नहीं, ये सब सेक्ट मास्टर का राज है। हम आम शिष्यों को कैसे पता चलेगा? इसके अलावा बहुत ज्यादा जानना हमारे लिए जरूरी नहीं कि अच्छी बात हो। जैसा कि वे कहते हैं, जिज्ञासा ने बिल्ली को मार डाला। इन मामलों को निपटाने के बाद हम इटर्नल नाइट लैंड लौट जाएंगे। आखिरकार मैं अभी भी हेवन कोर्ट का सदस्य हूं और मुझे ज्यादा देर नहीं की जा सकती। वानशियांग नदी ने गहरी आवाज में कहा। ठीक है, सर्वोच्च अमर कलाकृति विशाला दिव्य हुक ने सिर हिलाया। ... इस बीच दिव्य वृक्ष की दुनिया में जुवानहुआंग पैलेस, यहीं पर झोंग सुई और उनके दाव साथी रहते थे और रोजाना खेती करते थे। 5 मिलियन साल की साधना के बाद जी बिंग्यू और दूसरों ने बहुत तरक्की की। वे अमर बन गए, क्रिएशन लॉ को समझ लिया और अपनी साधना और ताकत को बहुत बढ़ा लिया। बेशक अब तक वू ल्यूली 5 मिलियन साल की कठिन साधना के बाद आखिरकार सफल हो गया और डालुओ गोल्डन इमोर्टल तक पहुंच गया। अचानक सिस्टर वो इतनी जल्दी डालुओ गोल्डन इमोर्टल बन गई। पहले मुझे लगा था कि इसे सफल होने में कुछ समय लगेगा, जेड इमोर्टल चाइल्ड ने कहा। चूंकि वो ल्यूली झो सुई के साथ मिल गई, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बड़े परिवार में शामिल हो गई। ल्यूली से जान पहचान करने लगे। हालांकि वे बहनों जैसी तो नहीं है, लेकिन कम से कम उनके रिश्ते अच्छे हैं। आखिरकार
हर कोई एक जैसी पसंद वाली कम्युनिटी का हिस्सा है जो खुशी और नुकसान दोनों को शेयर करता है। सिस्टर वू के पास बहुत हिम्मत थी और उनके पास गोल्डन क्रो ब्लड लाइन थी, इसलिए डालुओ गोल्डन इमोर्टल बनना जल्दी ही स्वाभाविक था। इसके अलावा पति की मदद से ये सफलता पक्की है। बाई सुजी का मानना था कि वो लियूली का डालुओ गोल्डन इमोर्टल बनना असल में एक तय बात थी, क्योंकि वो लियूली पहले से ही गोल्डन इमोर्टल के शिखर पर था। अब अपने पति की मदद से वह जीवन नियम को समझ पाए। डालुओ गोल्डन इमोर्टल बनना कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। हाँ, तियानेन बहन भी पहले डालुओ गोल्डन इमोर्टल बन गई थी और कोई रिपल नहीं हुआ था। जाहिर है इस ब्रेकथ्रू में भी कोई सरप्राइज नहीं होगा। हुआ सिकिंग ने भी इस बात से पूरी तरह सहमत होकर सिर हिलाया। असल में वो लियूली झो सुई के दाव साथियों में से पहला नहीं था जो डालुओ गोल्डन इमोर्टल बना। पहला तो हेवनली साउंड सेक्ट का सेक्ट मास्टर हेवनली साउंड ताओइस्ट होना चाहिए। पहले हेवनली साउंड ताओइस्ट पहले से ही गोल्डन इमोर्टल के पीक पर था और झो सुई की मदद, साथ ही इमोर्टल फ्रूट हुआंगजोंग इमोर्टल फ्रूट के साथ डालुओ गोल्डन इमोर्टल तक पहुंचना बहुत आसान था। लगभग 10 लाख साल पहले हेवनली साउंड ताओइस्ट डालुओ गोल्डन इमोर्टल बन गए, लेकिन उस समय हेवनली साउंड ताओइस्ट डिवाइन ट्री वर्ल्ड में आगे बढ़ रहा था, इसलिए आज तक बाहरी दुनिया में अमर लोग हेवनली साउंड ताओइस्ट की मौजूदा साधना की स्थिति से अनजान हैं। तो अगर वो लियूली की सफलता सफल हो जाती है तो वह डालुओ गोल्डन इमोर्टल तक सफलतापूर्वक पहुंचने वाली दूसरी दाव साथी होगी। सिस्टर लूली की काबिलियत सच में बहुत कमाल की है। असल में वह मुझसे बहुत पहले ही आगे बढ़ सकती थी, लेकिन सावधान रहने के लिए उसने 1 और मिलियन साल के लिए तैयारी की। आखिरकार डालुओ गोल्डन इमोर्टल तक पहुंचना एक बड़ी बात है। सावधानी तो स्वाभाविक है। अगर वह फेल हो जाती तो इसका मतलब था कि वह खत्म हो सकती थी और उसका दाव गायब हो सकता था, इसलिए ज्यादा समय के लिए तैयारी करना सही था। अगर मैं भी सफल हो जाऊं तो यह निश्चित रूप से लूली सिस्टर के लिए कोई समस्या नहीं है। हेवनली साउंड ताओइस्ट हंसा। उसका दिल भावनाओं से भर गया था, क्योंकि वह असल में एक गोल्डन इमोर्टल थी जो मौत के कगार पर थी। अगर उसका सामना झो सुई नाम के इस रहस्यमयी आदमी से नहीं होता तो उसका सबसे अच्छा नतीजा शायद बुढ़ापे में मरना होता, लेकिन इस आदमी से मिलने के बाद उसकी किस्मत में बड़ा बदलाव आया। ये रुकावट जो कभी एक ऐसी खाई की तरह थी जिसे पार नहीं किया जा सकता था, पलक झपकते ही दूर हो गई। सच कहूं तो उसे अब भी कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे वह सपना देख रही हो। हालांकि अपने शरीर में महान लुओं के फल को महसूस करते हुए वह जानती थी कि यह शक्ति वास्तव में असली थी। इस प्रकार झो सुई के लिए उसका स्नेह गहरा होता गया। वैसे मैं सोच रही हूँ कि मेरे पति क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह म्यू यानिक्सन ने उत्सुकता से पूछा। पहले तो उसने सोचा कि उसका पति यही होगा, लेकिन उसने देखा कि वह गुफा में ही है और बाहर नहीं आया है। उसे अभी भी अकेले ट्रेनिंग में रहना चाहिए। आखिरकार वह जल्दी से अमर राजा के दायरे में जाना चाहता है, इसलिए इन दिनों उनके पास आराम करने का समय ही नहीं होता। वे हमेशा कठिन साधना में लगे रहते हैं। जी बिंग्यू ने अपने पति की मौजूदा स्थिति को पूरी तरह जानते हुए गंभीरता से बात की। डालुओ गोल्डन इमोर्टल तक पहुंचने के बाद भी उन्होंने कोई ढिलाई नहीं दिखाई। इसके बजाय वह और ज्यादा मेहनती हो गया। असल में इसे मेहनत नहीं कहा जा सकता, शायद ये खेती के प्रति जुनून जैसा है। अपने पति जैसे जीनियस होने के बावजूद उन्हें लगता है कि उनकी खेती लगभग लगातार बेहतर हो रही है, इसलिए वह नेचुरली मोटिवेटेड है, खेती को लेकर ऑब्सेस्ड है। अगर उसे अपनी प्रोग्रेस महसूस नहीं होती तो वह निराश और आलसी हो सकता है। असलियत यह है कि कई अमर लोग ऐसे ही होते हैं। हजारों लाखों सालों की कड़ी मेहनत के बाद भी उनकी तरक्की रुकी हुई है, हार की भावना से भरी हुई है। समय के साथ कई अमर लोग साधना छोड़ देते हैं। आखिरकार चाहे कितने भी साल साधना कर लो, जब कोई सुधार नहीं होता तो आत्मविश्वास बनाए रखना मुश्किल होता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे पति इतने मेहनती होंगे। क्या डालुओ गोल्डन इमोर्टल होना काफी नहीं है? म्यूजियई काफी हैरान था। उसे लगा कि इतने लंबे समय तक खेती करने के बाद अब जिंदगी का मजा लेने का समय आ गया है। अपनी अभी की साधना के साथ भी वह अमर दुनिया में महत्वपूर्ण था। बेशक ये काफी नहीं है। अमर दुनिया में साफ शांति देखकर धोखा मत खाओ। असल में हर जगह खतरा है, मुसीबतें आ रही हैं। यहाँ तक कि डालुओ गोल्डन इमोर्टल्स भी एक बड़ी मुसीबत से पहले बस थोड़ी बड़ी चींटियां हैं। कम से कम अमर राजा बनने से संघर्ष करने की थोड़ी ताकत तो मिलती है। यही कारण है कि मैं अमर राजा बनना चाहता हूँ।
फैंग जियू ने भारी आवाज में कहा, जितना ज्यादा कोई जानता है उतना ही मजबूत बनता है और जिम्मेदारी अपने आप उतनी ही भारी होती जाती है। वह अमर दुनिया की मौजूदा स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ है। एक बार जब इटर्नल नाइट लैंड की मुसीबत शुरू होगी तो वह कभी न खत्म होने वाली रात 5 बड़े कुलों के इलाकों को घेर लेगी। अमर राजाओं के अलावा दूसरे अमर लोग तो सिर्फ तोप का चारा होंगे। अमर राजा बने बिना आखिर में इंसान चींटी ही रहता है। इसलिए वह एक अमर राजा बनने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। लेकिन अमर राजा बनना कितना आसान है। एक सच्ची आत्मा का वंशज होने के बावजूद अमर राजा तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। क्या यह इटर्नल नाइट लैंड से आया आपदा है? म्यूजियाई और दूसरों की आंखें चमक उठी। उन्हें इटर्नल नाइट लैंड के बारे में थोड़ा बहुत पता था, लेकिन अंदर चल रही मुसीबत के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था। कहा जाता है कि यह एक ऐसी आपदा है जो अमर राजाओं को दफना सकती है, और यह सच में एक प्रलय है। शायद यही वह मुसीबत है जो उसके पति को आगे बढ़ने के लिए उकसाती है और वह अपनी तरक्की में रुकने की हिम्मत नहीं कर पाता। सीनियर जियू, आपकी साधना अब कैसी चल रही है? कोंग जुआनवू ने उत्सुकता से पूछा। वह जानती थी कि पिछले 5 मिलियन सालों से फैंग जियू ने अपनी खेती को फिर से शुरू करने के लिए बहुत मेहनत की थी। खासकर फीनिक्स इमोर्टल हवेली को वापस पाने के बाद उसकी साधना उनकी समझ से परे लेवल तक बढ़ गई। मैं पहले ही डालुओ गोल्डन इमोर्टल स्टेट में ठीक हो चुका हूँ। मेरे पीक पीरियड में अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन ये कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। ये सुनकर फैंग जियू थोड़ा मुस्कुराई। सच तो यह है कि वह अपनी कल्टीवेशन रिकवरी की स्पीड से काफी खुश है। इस बार उसने न केवल अपनी खेती को फिर से शुरू किया है, बल्कि अपनी नींव को भी पूरी तरह से मजबूत किया है। अमर राजा बनने की उसकी उम्मीद काफी बढ़ गई है। अच्छी बात है। ये बातें सुनकर कोंग जुआनवू और बाकी लोग बहुत खुश हुए। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर फैंग जियू ने अपनी साधना को डालुओ गोल्डन इमोर्टल के लेवल पर वापस ला लिया है, तो जुआनहुआन संप्रदाय के पास अब 4 डालुओ गोल्डन इमोर्टल होंगे। ऐसी ताकत को पूरे ह्यूमन टेरिटरी में काफी जबरदस्त माना जाता है। तियान जुए संप्रदाय जैसे संप्रदाय जो 3000 महान राज्यों पर हावी है, उनके पास केवल 3 डालुओ गोल्डन इमोर्टल हैं। डालुओ गोल्डन इमोर्टल्स की ताकत हजारों इंसानी महान राज्यों पर आसानी से हावी हो सकती है। हालांकि उसका पति कोई साधारण डालुओ गोल्डन इमोर्टल नहीं है। इस तरह ज्यादा इंसानी बड़े देशों पर कब्जा करना भी एक आसान काम है। ओह, ऐसा लगता है कि ब्रेक थ्रू पहले ही सफल हो चुका है। इस समय फैंग जियू को कुछ महसूस हुआ, जिससे एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। इसमें कोई शक नहीं कि वुलियोली की सफलता भी बिना किसी अचानक खतरे के पूरी हो गई, जिससे वह डालुओ लेवल तक सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सभी औरतें बहुत खुश थीं। हालांकि उन्हें पहले से ही वुलियोली की कामयाबी पर पूरा भरोसा था, लेकिन असल में क्या होगा इसका अंदाजा कौन लगा सकता था। अब जब यह मामला आखिरकार सुलझ गया है, तो उनके दिलों पर से भारी बोझ हट सकता है। उन्हें अचानक बहुत ज्यादा आराम महसूस हुआ। इसके बाद वे डालुओ गोल्डन इमोर्टल बैंक्वेट होस्ट कर सकते हैं, जो बेशक बहुत मजेदार होगा। ... इस समय गुफा के अंदर निवास है। ये वह जगह है जहां झोउ सुई एकांत में साधना करते हैं। पूरी गुफा एक प्रोहिबिशन एरे से घनी तरह घिरी हुई है। हालांकि डिवाइन ट्री वर्ल्ड के अंदर यह बहुत सुरक्षित है और यहाँ कोई बाहरी दुश्मन हमला नहीं कर सकता। लेकिन सुरक्षा के लिए उन्होंने फिर भी गुफा में एक प्रोहिबिशन एरे का इंतजाम किया, जो दोहरी सुरक्षा थी। ये कहना सही होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुश्मन उसकी हत्या नहीं करेंगे। गड़गड़ाहट टिल्ड झोउ सुई जमीन पर पालथी मारकर बैठा था और उसकी ओर अमर क्यूई का लगातार बहाव बढ़ रहा था। उनका पूरा अस्तित्व एक ब्लैक होल जैसा लग रहा था, जो अनंत अमरची को निगल रहा था। उसके शरीर का हर रोमछिद्र एक छोटा ब्लैक होल बन गया। हर सेकंड वह बहुत ज्यादा मात्रा में अमर क्यूई खा सकता था। अमरची की यह मात्रा एक आम सच्चे अमर की लाखों सालों की कड़ी साधना के बराबर है। जियानमू का और बढ़ना है, जिससे 6th ऑर्डर इमोर्टल वेन का विकास हुआ। ये 7वें ऑर्डर की अमर नस तक भी पहुंच गया है, तो यह उनकी रोजाना की खेती की जरूरतों को पूरी तरह से पूरा करता है। अमर क्यूई के धागे उसकी स्वर्गीय दुनिया में मिल गए। उनकी खेती धीरे धीरे बढ़ रही थी। डालुओ गोल्डन इमोर्टल के आखिरी स्टेज तक पहुंच गया हूँ। झोउ सुई को बहुत संतुष्टि महसूस हुई। हालांकि पहले की तुलना में उनकी साधना ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल की परफेक्शन तक नहीं पहुंची है, लेकिन इसमें वाकई बहुत सुधार हुआ है।
अगर यह एक आम डालुओ गोल्डन इमोर्टल होता तो उन्हें अपनी साधना को डालुओ गोल्डन इमोर्टल के आखिरी स्टेज तक ले जाने में कम से कम दसियों अरबों या सैकड़ों अरबों साल लग जाते। डालुओ गोल्डन इमोर्टल की अरबों सालों की मेहनत वाली खेती को पार करने में उसे सिर्फ 5 मिलियन साल लगे। अगर यह बात बाहर आ गई तो पता नहीं कितने डालुओ गोल्डन इमोर्टल्स हैरान रह जाएंगे। सच कहूं तो ये खेती की पहले से ही बहुत तेज रफ्तार है। अब मेरी स्वर्गीय दुनिया 120 प्रकाश वर्ष तक फैल गई है। इस समय झो सुई ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसे लगा कि 5 मिलियन साल की कड़ी साधना के बाद उसकी स्वर्गीय दुनिया बहुत तेजी से फैल गई है। पिछले 40 लाइट ईयर से यह बढ़कर 120 लाइट ईयर तक पहुंच गया। कहा जा सकता है कि यह 3 गुना बढ़ गया है। अगर बस इतना ही होता तो ये काफी प्रभावशाली होता, लेकिन झो सुई के लिए सबसे बड़ी तरक्की सिर्फ उसकी हेवनली रियल्म वर्ल्ड का विस्तार नहीं थी, बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी बात हेवनली रियल्म वर्ल्ड की क्वालिटी और डेंसिटी में बढ़ोतरी थी। उनकी स्वर्गीय दुनिया में एक बहुत बड़ा पेड़ था जिसे इनेट स्टार ट्री के नाम से जाना जाता था। इसका आकार इतना बड़ा हो गया है कि सोचा भी नहीं जा सकता। ऐसा लगता है कि यह पहले ही उसके शरीर के अंदर स्वर्गीय दुनिया के साथ मिल चुका है। इनेट स्टार ट्री की जड़ें, शाखाएं और तना सभी हेवनली रियल्म वर्ल्ड का ठोस ढांचा बन गए हैं। इसके अलावा इनेट स्टार ट्री हर पीरियड में 365 स्टार फ्रूट देता है। हेवनली रियल्म वर्ल्ड में मिलने पर ये स्टार फ्रूट एक के बाद एक प्राइमोर्डियल स्टार में बदल जाते हैं। 5 मिलियन साल के डेवलपमेंट के बाद उसकी अंदरूनी हेवनली रियल्म वर्ल्ड ने 129,600 प्राइमोर्डियल स्टार्स को जन्म दिया है, जो बहुत सारी लाइफ एनर्जी से भरे हुए हैं। ये जानना जरूरी है कि ये कोई आम तारे नहीं हैं, बल्कि प्राइमोर्डियल तारे हैं। आम तारों की तुलना में वे सूरज की तरह बहुत बड़े हैं। वे अनगिनत जीवों को आश्रय दे सकते हैं। वे कभी न खत्म होने वाली जीवन ऊर्जा भी पैदा कर सकते हैं। 129,600 प्राइमोर्डियल तारे हेवनली रियल्म वर्ल्ड के 100 लाइट ईयर में फैले हुए हैं, जिससे एक बहुत बड़ी गैलेक्सी बनी है जो बहुत ज्यादा नीली रोशनी फैला रही है। गैलेक्सी के बीच अनगिनत तारों की रोशनी आपस में गुंथी हुई है, जिनमें बहुत ज्यादा स्टेलर एनर्जी दिख रही है। इससे उनकी स्वर्गीय दुनिया और भी शक्तिशाली हो गई। यहाँ तक कि एक अमर राजा गुफा स्वर्ग भी शायद उतना ही शक्तिशाली है। अगर ग्रेट लुओ हेवनली रेल्म की तुलना उसके साथ की जाए तो ये सिर्फ एक कल्पना होगी। उनके बीच कोई तुलना ही नहीं है। सभी जीवित प्राणियों की इच्छा शक्ति। झो उसुई को लगता है कि इन प्राइमोर्डियल स्टार्स में कई जीव रहते हैं जो डायमंड क्लैन, प्रिजन क्लैन, ट्रू स्पिरिट अलायंस और इमोर्टल वर्ल्ड में कई दूसरे क्लैन के इमोर्टल से आते हैं। ये अमर लोग अलग अलग कुलों के सैनिक थे जो पिछले 5 मिलियन सालों में इटर्नल नाइट लैंड में दिखाई दिए थे, लेकिन कई दुर्घटनाओं के कारण उन्हें उसने पकड़ लिया और अपनी स्वर्गीय दुनिया में कैद कर लिया। फिर ये अमर लोग भी उसके धर्म में बदल गए और उसके मानने वाले बन गए। अलग अलग नस्लों के अमर प्राणियों के अलावा बड़ी संख्या में अमर जानवर, सार खाने वाले जानवर और दाव में बदले हुए राक्षस भी हैं। लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक एसेंस खाने वाले जानवर और डाउ ट्रांसफॉर्म मॉन्स्टर्स प्राइमोर्डियल स्टॉर्स के सबसे गहरे हिस्से में बंद हैं। वे प्राइमोर्डियल स्टॉर्स के लिए एनर्जी सोर्स का काम करते हैं और उनके ओरिजिन लगातार निकाले जाते हैं। बूम टिल्ड अलग अलग जातियों के ये लोग धर्म बदलने के बाद पक्के आस्तिक बन जाते हैं और दिन रात धर्मरत पड़ते हैं। फिर उनसे इच्छाओं की एक विशाल सुनहरी शक्ति निकली। इच्छाओं की जबरदस्त सुनहरी शक्ति तुरंत गुफा स्वर्ग की दुनिया की रुकावटों में मिल गई। इस वजह से केव हेवन वर्ल्ड की रुकावटों में बहुत ज्यादा ओरिजिन एनर्जी भर गई, जिससे केव की रुकावट की डेंसिटी बढ़ गई और मोटी क्रिस्टल दीवारों की परतें बन गईं। सच कहूं तो झो सुई की साधना इतनी तेजी से आगे बढ़ने का कारण सिर्फ यह नहीं था कि उसे इनेट स्टार ट्री मिला था, बल्कि इसका मुख्य कारण इन विश्वासियों की इच्छाओं की शक्ति भी थी। बेशक इन पूरी तरह से बदले हुए विश्वासियों के अलावा उसे मॉर्टल वर्ल्ड और डिवाइन ट्री वर्ल्ड के अनगिनत ह्यूमन कल्टीवेटर से मिली इच्छाओं की शक्ति भी मिलती है। इच्छाओं की यह अपार शक्ति लगातार उसकी गुफा स्वर्ग दुनिया की बाधाओं की गहराई में भी बहती रहती है। एक तरह से वह सिर्फ अकेले साधना नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी साधना में मदद के लिए नश्वर दुनिया में अनगिनत प्राणियों की इच्छाओं की शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह उनकी तरक्की की रफ्तार आम डालुओ गोल्डन इमोर्टल से स्वाभाविक रूप से बेमिसाल है। जिस रास्ते को आम डालुओ गोल्डन इमोर्टल्स को पार करने में सैकड़ों अरबों साल लगते हैं, वह उसे कुछ मिलियन सालों में ही पूरा कर सकता है। लेकिन इतने सालों में सबसे बड़ी कामयाबी अभी भी अरबों हेल प्लेन बनाना है। झो सुई की आंखों में गहरी दिलचस्पी दिखी। उसने अपने बनाए अनगिनत नर्क के विमानों से जुड़ाव महसूस किया। आखिरकार
ये नर्क के विमान उसके शरीर का हिस्सा हैं। मॉर्टल वर्ल्ड में अरबों हेल प्लेन के अलावा इमोर्टल वर्ल्ड ने भी कुल 30 मिलियन हेल प्लेन बनाए हैं। जियानमू से कवर होने वाले ह्यूमन कबीले के हर मुख्य कॉन्टिनेंट पर हेल प्लेन्स का उदय देखा गया है। हर पल बड़ी संख्या में अमर दुनिया की आत्माओं को लगातार अवशोषित करना, इससे हेल प्लेन बहुत ज्यादा जिंदादिल हो जाते हैं। धीरे धीरे अमर दुनिया की मौत, श्राप और मुसीबतों की असीम आभा सभी नर्क के मैदानों में मिल जाती हैं और वे उन पर कब्जा कर लेते हैं। इससे हेल प्लेन्स में जमीन हिला देने वाले बदलाव हुए हैं, जिससे अनगिनत आपदाएं पैदा हुई हैं। अच्छी बात यह है कि इन नर्क लोकों में रहने वाले लोग बुरी आत्माएं हैं। अगर वे जीवित प्राणी होते तो पता नहीं कितने लोग अनगिनत बार मर चुके होते। लेकिन सच में अमर दुनिया में बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी है। खुशकिस्मती से मैं कोई रेगुलर डालुओ गोल्डन इमोर्टल नहीं हूँ, नहीं तो बनाए गए नर्क के प्लेन शायद पहले ही बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी से भर गए होते। झो सुई ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। वह अमर दुनिया में 30 मिलियन नर्क के प्लेन को महसूस कर सकता था, जो कभी न खत्म होने वाली खतरनाक एनर्जी और मौत के ऑरा से भरे हुए थे। ये बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी लगातार नर्क के प्लेन की रुकावटों पर असर डाल रही थी। अगर उसके अंदर ड्रैगन एलिफेंट ब्लड लाइन काफी बड़ी नहीं होती, और अगर ड्रैगन एलिफेंट रूल्स इस ऑरा को सील नहीं कर पाते, और उसके अंदर केव हेवन वर्ल्ड की बेजोड़ ताकत नहीं होती, तो इतनी नेगेटिव एनर्जी को एडजस्ट करना बहुत पहले ही नामुमकिन हो गया होता। एक बार जब नर्क के प्लेन टूट जाएंगे तो ये बुरी आत्माएं नर्क से भाग जाएंगी, जिससे अमर दुनिया में अनगिनत मुसीबतें आएंगी और शायद अरबों बुरी आत्माएं नश्वर दुनिया में आ जाएंगी। इससे होने वाली मुसीबतें एसेंस खाने वाले जानवरों से होने वाले नुकसान से कम नहीं होंगी। भले ही वह भी इसे कुछ समय के लिए रोक ले, लेकिन अमर दुनिया के नर्क के प्लेन में बढ़ती खतरनाक एनर्जी और मौत का ऑरा बहुत तेज है, और इस रफ्तार से अमर दुनिया के नर्क के प्लेन जल्द ही खुद को बनाए नहीं रख पाएंगे। इसलिए मेरी खेती को तेजी से बढ़ाना जरूरी है। अगर मैं अमर राजा बन सकता हूँ तो हर नर्क का लेवल बढ़ जाएगा। तब तक भले ही खतरनाक एनर्जी 1000 गुना बढ़ जाए, हिल प्लेन माउंट ताई की तरह स्थिर और स्थिर रहेंगे। झो उसुई इस समस्या का मूल समाधान साफ तौर पर समझता है, जो कि अपनी साधना को बढ़ाना और अमर राजा बनना है। इसीलिए वह अपनी साधना को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। एक तरह से मुसीबत लगातार उसकी परछाई का पीछा करती है। यह उसे 1 मिनट के लिए भी रुकने या आराम करने की इजाजत नहीं देता। अमर राजा बनने के लिए सिर्फ लाइफ लॉ को अच्छी तरह समझना ही जरूरी नहीं है, इसके साथ ही इसके लिए डेड रूल को समझना भी जरूरी है। सिर्फ वही लोग अमर राजा कहलाने के काबिल हैं जो जीवन और मृत्यु के नियम को समझते हैं। झो सुई ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। वह अमर राजा बनने के रहस्य को पूरी तरह समझता है, जो कि डेड रूल के एक हिस्से को समझना है। आखिरकार इस दुनिया में जहां जीवन है वहां मृत्यु भी होगी। जीवन और मृत्यु एक दूसरे के विपरीत हैं, फिर भी एक ही है। यहाँ तक कि अमर लोग, यहाँ तक कि दुनियाएं भी आखिरकार अपने अंत को प्राप्त करेगी। ये तो बस देर सवेर की बात है, लेकिन डेड रूल को समझना आसान काम नहीं है, क्योंकि एक बार जब आप लाइफ लॉ को अच्छी तरह समझ लेंगे तो डेड रूल के प्रति कुछ हद तक नफरत होगी। यह पानी और आग जैसा है, जो असल में आपस में मिल नहीं सकते। अनगिनत डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स इस मोड़ पर फंस गए हैं और जिंदगी भर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स की गहरी समझ के बावजूद वे मौत का मतलब नहीं समझ पाते, डेड रूल के रहस्य को थोड़ा भी नहीं छू पाए। इसलिए कुछ डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स दूसरे दुश्मनों के साथ जिंदगी और मौत की लड़ाई में शामिल होना चुनते हैं, इस उम्मीद में कि ऐसी लड़ाइयों के जरिए वे डेड रूल के रहस्य का कुछ हिस्सा समझ पाएंगे। ये दुख की बात है कि ऐसा तरीका सच में बहुत खतरनाक है। अगर आप थोड़ी भी लापरवाह हुए तो आप दुश्मन के हाथों मारे जा सकते हैं। इसलिए इस तरीके का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी उपाय के तौर पर किया जाता है। लेकिन मैं एक आम डालुओ गोल्डन इमॉर्टल जैसा नहीं हूँ। मुझे ड्रैगन एलिफेंट ब्लडलाइन विरासत में मिली है, जो प्राचीन एलिफेक्स है। उसी समय मैंने नर्क का क्षेत्र बनाया और मैं नर्क का स्वामी हूँ और मृत्यु पर अधिकार रखता हूँ। मेरे लिए डेड रूल को समझना उतना मुश्किल नहीं है जितना दूसरे डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स के लिए है। झो सुई ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। असल में उसने अरबों हेल डोमेन पर कब्जा कर लिया था और इन जगहों पर अनगिनत मरे हुए लोग रहते थे, जिनमें मौत, श्राप और तबाही की अनगिनत ताकतें थीं। अगर वह हेल डोमेन के रहस्यों को पूरी तरह समझ पाता तो वह डेड रूल को भी समझ पाता। तो उसके लिए हेल डोमेन में मास्टरी हासिल करने के बाद डेड रूल को समझना एक फायदा है जो उसे नेचुरली मिल रहा है। वह असल में हर पल डेड रूल की रिदम को महसूस कर सकता है।
लेकिन अब भी हेल डोमेन बहुत अस्त व्यस्त है। अनगिनत बुरी आत्माएं नर्क के इलाके में लगातार मारकाट कर रही हैं, जिससे धुएं वाला और अफरा तफरी वाला माहौल बन गया है। अगर ये बुरी आत्माएं लड़ती रहीं, तो वे नरक की दीवारें तोड़ सकती हैं। इस वजह से बहुत सारी बुरी आत्माएं नर्क से भाग गईं, जिससे बहुत बड़ी मुसीबतें आईं। झो सुई ने उसकी ठुड्डी पर हाथ फेरा। वो हेल डोमेन को पूरी तरह से मैनेज करना चाहता था, वह एक अस्त व्यस्त हेल डोमेन नहीं देखना चाहता था। अगर यह मॉर्टल वर्ल्ड का हेल डोमेन होता, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही यह ज्यादा केओटिक हो। वैसे भी हेल डोमेन की रुकावटों को तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अमर दुनिया का नर्क क्षेत्र पूरी तरह से अलग है। इन अमर प्राणियों की मृत्यु से पैदा हुए मरे हुए भी बहुत शक्तिशाली होते हैं। उनकी ताकत काफी हद तक वैसी ही होती है जैसी उनके जीवित रहने पर थी। अगर ये अमर लोग लड़ना शुरू कर दे, तो वे जरूर नर्क के इलाके में बहुत तबाही मचा देंगे। इसलिए इस तरह की चीजों को सख्ती से कंट्रोल किया जाना चाहिए। इन बुरी आत्माओं को बेलगाम होकर घूमने नहीं दिया जा सकता, जिससे नर्क का इलाका अस्त व्यस्त हो जाए और इस तरह उसकी साधना की योजनाएं बर्बाद हो जाएं। शायद हमें इन बुरी आत्माओं को मैनेज करने के लिए हेल डेमन्स बनाने की जरूरत है। झो उसुई का दिल पिघल गया, और वह एक तरीका सोचने से खुद को रोक नहीं सका, जो था हेल डेमन्स बनाना। ये डीमंस हेल के मैनेजर बन सकते थे, और हेल डोमेन के ऑर्डर को फिर से बनाने में उसकी मदद कर सकते थे। डालुओ गोल्डन इमोर्टल के लिए हाथ हिलाने जितना आसान है। आखिरकार एक बार जब जीवन का नियम समझ में आ जाता है, तो जीवन बनाना और भी आसान हो जाता है। डेमन्स बनाना शायद इतना आसान नहीं है। झो उसुई ने ध्यान से सोचा, फिर हार मान ली। हालांकि डालुओ गोल्डन इमोर्टल सच में जीवन बना सकता है, लेकिन यह ज्यादा से ज्यादा साधारण जीवन ही बना सकता है। कुछ खास शक्तिशाली जीवन नहीं बनाए जा सकते। समस्या यह है कि आम जिंदगी हेल डेमन कैसे बन सकती है। वे हेल डोमेन की अनगिनत ट्रिलियन बुरी आत्माओं को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये पॉइंट काम नहीं करता। एलिफैक्स का दल बनाओ। झो उसुई ने तुरंत एक समाधान सोचा। ड्रैगन एलिफेंट ब्लडलाइन विरासत में मिलने के कारण वह खुद एक इनेट ट्रू स्पिरिट के बराबर है, और सच्ची आत्माएं कई अनुयायी और सच्ची आत्मा के वंशज बना सकती हैं। उदाहरण के लिए ट्रू ड्रैगन, फीनिक्स, काइलिन और दूसरी ट्रू स्पिरिट्स ऐसी ही हैं। वे कभी न खत्म होने वाले ग्रुप बना सकते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा ग्रुप बन जाता है। असल में प्राचीन एलिफैक्स भी ऐसा कर सकता है। नरक के स्वामी के रूप में वह स्वाभाविक रूप से नरक से संबंधित प्राणियों को बना सकता है, जिससे नरक के दानव पैदा होते हैं। एक बार जब ड्रैगन एलिफेंट ब्लडलाइन का हिस्सा विरासत में मिल जाता है, तो वह आसानी से हेल डोमेन के माहौल में ढल सकता है और हेल में ऐसे जा सकता है जैसे पानी में मछली। एलिफैक्स का दल बनाना चाहते हैं तो इंसान काम नहीं आएंगे, क्योंकि इंसानों का शरीर बहुत कमजोर है, इसलिए वह नर्क जैसे माहौल के लिए सही नहीं है। जो लोग सच में डेमन बनने के लिए सही हैं, वे इमोर्टल बीस्ट्स या प्रिजन क्लैन या डेमन क्लैन के कल्टीवेटर हैं। अगर ड्रैगन एलिफेंट ब्लडलाइन को उनके शरीर में जबरदस्ती डाला जाए, तो वे उनके साथी बन सकते हैं। फिर इन लोगों को हेल डोमेन में भेजा जा सकता है, और वे हेल डोमेन के सभी मामलों के इंचार्ज होंगे। हेल डोमेन में अनगिनत बुरी आत्माओं को हेल डोमेन या हेल गेट की रुकावटों पर लगातार हमला करने से रोकने के लिए। झो उसुई की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत फैसला ले लिया। वूश, ये सोचकर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका चेहरा चमक उठा और वह तुरंत अमर दुनिया के अलग अलग जंगलों में टेलीपोर्ट हो गया। ध्यान से चुनने के बाद उन्हें मजबूत शरीर वाले कुछ अमर जानवर मिले, जैसे कि लियांग माउंटेन टर्टल, फिट वीविंग स्पाइडर, मिरर डेमन, डाउ क्वेश्चनिंग हॉट मंकी, हॉर्न फू वेल, 9 सिर वाला शैतान सांप, अनबॉर्न ताई सुई, स्टार पुलिंग वाइन, लाइट कैरिंग ग्रीन फिश, क्लाउड राइजिंग बटरफ्लाई, 6 यो प्रेइंग मेंटिस वगैरह। वे अमर दुनिया में मशहूर अमर जानवर हैं और उनकी ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन उनमें से किसी को भी दूसरी सच्ची आत्माओं का खून नहीं मिला है। उन्हें मजबूत लेकिन ऊपरी माना जा सकता है। बूम टिल्डर टिल्डर। अचानक ये सभी अमर जानवर उसकी स्वर्गीय गुफा की दुनिया में कैद हो गए। फिर उसने अपने अंदर ड्रैगन एलिफेंट एसेंस ब्लड की एक बूंद जमा की और उसे तुरंत छोड़ दिया। तुरंत ड्रैगन एलिफेंट एसेंस ब्लड की बूंदें खून के धुंध में बदल गईं और आसानी से इन अमर जानवरों में मिल गईं। अगले ही पल इन अमर जानवरों में जबरदस्त बदलाव आए। सबसे पहले उनके शरीर तुरंत फूल गए। हर एक में जबरदस्त ताकत थी। उनके शरीर पहाड़ों जैसे थे और हर हरकत में बहुत ताकत थी, जिसमें पहाड़ों को उठाने की ताकत थी। उसी समय अनगिनत ड्रैगन एलिफेंट रून्स उनके शरीर में, यहाँ तक कि हर एक सेल में मिल गए। इससे उनके शरीर में ड्रैगन एलिफेंट स्किन भी बन गई,
जिसमें ड्रैगन एलिफेंट सल्स थे। उनसे एक नरक दानव की आभा निकली, मानो वे प्राचीन राजसी प्राणी हो जो अनंत काल से मौजूद हैं। इससे कई अमर जानवरों की ताकत और बढ़ गई, जो कम से कम 10 गुना, यहाँ तक कि 10 गुना बढ़ गई। हर एक ने उत्साह से दहाड़ मारी। शुरू में उन्हें लगा कि पकड़े जाने के बाद उनकी किस्मत खराब हो जाएगी, लेकिन अब उन्हें इतने बड़े फायदे मिले, यह उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका था। पिता परमेश्वर, कई फॉलोअर्स को झोउ सुई की मौजूदगी का एहसास हुआ। हर कोई समर्पण दिखा रहा था, क्योंकि उन्होंने ड्रैगन एलिफेंट ब्लड लाइन को इंटीग्रेट किया, इसलिए वे नेचुरली एंशिएंट एलिफेक्स के फॉलोअर्स बन गए। ब्लड लाइन के सोर्स के तौर पर वह उन्हें आसानी से दबा सकता था, जिससे वे पूरी तरह से हार मान लें। उसी समय इन फॉलोअर्स की ताकत कम से कम गोल्डन इमोर्टल दायरे की पीक पर थी। आखिरकार अमर दुनिया के नर्क के प्लेन ज्यादातर गोल्डन अमर के नीचे बुरी आत्माओं को पालते थे। जहां तक ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल लेवल की बात है, तो वहां कोई नहीं था, क्योंकि इस लेवल के जीवों को मारना बहुत मुश्किल है, इसलिए वे बहुत कम मिलते हैं। अगर वे सच में मरने वाले भी होते, तो भी वे ह्यूमन टेरिटरी में बिल्कुल नहीं मरते। इसके बजाय वे इटर्नल नाइट लैंड जाना पसंद करेंगे। आखिरकार ग्रेट लुओ गोल्डन इमॉर्टल्स भी ताऊ ट्रांसफॉर्म मॉन्स्टर बनने से डरते थे, जिससे वे ह्यूमन टेरिटरी को तबाह कर देते थे। इसलिए गोल्डन इमोर्टल लेवल की बुरी आत्मा ही लिमिट थी, और यहाँ तक कि गोल्डन इमोर्टल लेवल की बुरी आत्माएं भी बहुत कम हैं। तो गोल्डन इमोर्टल रेलम के फॉलोअर्स अभी के हेल प्लेन्स को मैनेज करने के लिए पूरी तरह से काफी हैं। अगर सच में फॉलोअर्स से ज्यादा बुरी आत्मा आ गई, तो वह खुद उसे संभाल लेंगे, जो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। जाओ, हेल प्लेन्स की ओर जाओ और मेरे लिए हेल प्लेन्स में व्यवस्था बनाए रखो। झोउ सुई ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत दिव्य चेतना के माध्यम से अपने आदेश भेज दिए। हाँ, पिता परमेश्वर। कई फॉलोअर्स बहुत ज्यादा उत्साहित थे, हालांकि उन्हें नहीं पता था कि हेल प्लेन क्या होते हैं, क्योंकि यह फादर गॉड का ऑर्डर था, इसलिए उन्हें बस मानना ही था। गड़गड़ाहट टिल्ड टिल्ड टिल्ड। अगले ही सेकंड झोउ सुई ने अपना हाथ हिलाया और तुरंत कई फॉलोअर्स को अमर दुनिया के नर्क के प्लेन में भेज दिया। बेशक ये सिर्फ एक ट्रायल रन था, उसने हर हेल प्लेन को फॉलोअर्स से कवर नहीं किया था। आखिरकार कई हेल डायमंड्स बनाने में अभी भी समय लगेगा। फिलहाल उसने सबसे पहले इन हेल डायमंड्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाले हेल प्लेन्स में पहुंचाया, ताकि वहां ऑर्डर मैनेज किया जा सके। ... इस समय XX हेल प्लेन में, यह इटर्नल नाइट लैंड के पास एक हेल प्लेन है, जिसके कारण अलग अलग कुलों से बुरी आत्माएं लगातार नर्क में आने लगी। असल में इंसानी कबीले, दानव कबीले, जेल कबीले, दानव कबीले और सच्ची आत्मा के वंशजों की बुरी आत्माएं यहाँ दिखाई दी। इससे ये हेल प्लेन बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो गया। यह अंतर नस्लीय युद्ध के मैदान से कई गुना ज्यादा अफरा तफरी वाला था, और उनकी लगातार लड़ाई के कारण उन्होंने हेल प्लेन को लगभग तोड़ ही दिया। हालांकि चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, हेल प्लेन से बच निकलना नामुमकिन था। लेकिन अगर वे इसी तरह चलते रहे, तो हेल प्लेन भी बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो जाएगा। हो सकता है कि कोई बुरी आत्मा सच में इस स्थिति का फायदा उठाकर नर्क के दरवाजे से भाग जाए और दुनिया में तबाही मचा दे। इस नर्क की दुनिया को किसने बनाया? हमने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? यह जरूर किसी अमर राजा का काम होगा, बस यह नहीं पता कि कौन सा। हमें लगा कि हम पहले ही मर चुके हैं, लेकिन हमें यह उम्मीद नहीं थी कि हम बुरी आत्मा बन जाएंगे। एक तरह से यह कोई बुरी बात नहीं हो सकती है। हाँ, कम से कम हम अभी भी जिंदा हैं, बस जीवन के दूसरे रूप में। असल में ये पूरी तरह खत्म होने और हमेशा के अंधेरे में गिरने से बेहतर है। अगर हमें इस नर्क से भागने का मौका मिले, तो शायद हम इस दुनिया में वापस लौट सकें। ईमानदारी से कहूं तो ये नामुमकिन नहीं है। पहले हमें हेल गेट मिला था, अगर हम इसे खोल सके तो हम इस हेल वर्ल्ड से बच सकते हैं। जब ऐसा है तो क्यों ना हम टीम बना लें? इस तरह से लड़ते रहना हमारे लिए बेकार है। कई बुरी आत्माएं चर्चा कर रही थीं। शुरू में वे झगड़ों से भरे हुए थे और हर कोई अलग अलग कुलों से था, लेकिन हेल प्लेन से बचने के लिए उन्होंने कोऑपरेट करना चुना। आखिरकार नर्क से निकलने के लिए किसी भी पुराने झगड़े को कुछ समय के लिए अलग रखा जा सकता है। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि उनके बीच अच्छे रिश्ते हैं। बात बस इतनी है कि नरक की दुनिया से निकलने के लिए वे कुछ समय के लिए पिछली लड़ाइयों को भूल जाते हैं। झोउ सुई को यह एहसास हुआ, इसलिए उसे बुरी आत्माओं के इस ग्रुप को सख्ती से डिसिप्लिन करने की जरूरत महसूस हुई। नहीं तो अगर वे सच में एक साथ आ गए, तो वे सच में कुछ परेशानी खड़ी कर सकते हैं।
नर्क का अस्तित्व बहुत जरूरी है और इससे समझौता नहीं किया जा सकता। गड़गड़ाहट टिल्ड टिल्ड। इस समय पूरा नर्क का इलाका अचानक हिल गया और एक के बाद एक नर्क के दानव नर्क के अलग अलग कोनों में दिखाई देने लगे। पहला था लियांग माउंटेन टर्टल, जो ड्रैगन एलिफेंट ब्लडलाइन को मिलाने के बाद माउंटेन डिवाइन टर्टल में बदल गया। यह एक माउंटेन डिवाइन कछुआ था जो इतना बड़ा था कि सोचा भी नहीं जा सकता था। इसका साइज एक ग्रह जैसा था, जो यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे आसमान को ढक रहा हो। इसके सामने आम लोग सिर्फ धूल के कण थे। ये धरती पर खड़ा था, एक पुराने शैतानी आभा से ढका हुआ। ऐसा लगता था कि यह आसानी से धरती की शक्ति को कंट्रोल कर सकता है। इसका सिर्फ ख्याल ही पहाड़ों को इकट्ठा कर सकता था। वह क्या है? कई बुरी आत्माओं ने माउंटेन डिवाइन टर्टल को देखा। उनके चेहरे एकदम बदल गए। वे मूर्ख नहीं थे, उन्होंने अपने आप माउंटेन डिवाइन टर्टल की डरावनी पुरानी शैतानी आभा को महसूस कर लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई परम देवता पूरी जमीन पर राज कर रहा हो। इसका ऑरा नरक के दायरे के साथ तालमेल में था और स्वाभाविक रूप से बुरी आत्माओं पर इसका शक्तिशाली रोकने वाला असर था। असल में ये ड्रैगन एलिफेंट ब्लडलाइन की शक्ति के कारण था। सभी बुरी आत्माओं और नेगेटिव एनर्जी के खिलाफ इसका असर रोकने वाला था। यह आसानी से अनगिनत नरक के जीवों को दबा सकता है। मैं माउंटेन डिवाइन टर्टल, अर्थ डेमन गॉड हूँ। तुम दोषी हो और तुम्हें 10,000 साल तक दबाया जाएगा। माउंटेन डिवाइन टर्टल की चेतना फैल गई और उसने लाखों मील दूर बुरी आत्माओं को तुरंत महसूस कर लिया। इसकी आवाज, जिसमें खुशी या दुख नहीं था, एक ऊंचे देवता की तरह बुरी आत्माओं की भीड़ पर फैसला सुना रही थी। क्या? कई बुरी आत्माओं के चेहरे बहुत ज्यादा उदास हो गए। हालांकि वे जानते थे कि इस बिन बुलाए मेहमान का कोई अच्छा इरादा नहीं है, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह बिना किसी तैयारी के उनसे निपट लेगा। बूम टिल्ड टिल्ड। इससे पहले कि ये बुरी आत्माएं कोई जवाब दे पाती, माउंटेन डिवाइन टर्टल ने अपने अंदर की शैतानी ताकत को एक्टिवेट कर दिया और आसमान से पहाड़ गिरने लगे, जो हवा में ही टूटकर नीचे गिर गए। वे हर बुरी आत्मा पर भारी पड़े। तुरंत ही सूर्य बंदर जैसी अनगिनत बुरी आत्माएं पहाड़ों के नीचे दब गईं। इसके अलावा हर पहाड़ पर घने रून्स खुदे हुए थे, जिनसे गहरी सुनहरी चमक निकल रही थी। इन रून्स की शक्ति के तहत कोई भी बुरी आत्मा भागने की उम्मीद नहीं कर सकती थी। ये कैसे हो सकता है? मैं आजाद क्यों नहीं हो सकता? बुरी आत्माओं का झुंड पूरी तरह से हैरान था। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि वे एक बड़े पहाड़ से दबे हुए हैं और उनकी पीठ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ उठा हुआ है। यह इलाका भी विशाल पर्वत श्रृंखलाओं के अंतहीन फैलाव में बदल गया। उन्हें और भी ज्यादा डर इस बात से लगा कि जितना ज्यादा वे संघर्ष करते, पहाड़ उन पर उतना ही भारी होता जाता। जितना ज्यादा वे गिल्ट महसूस करते थे, उन पर बोझ उतना ही ज्यादा डरावना होता जाता था। बहुत सारी बुरी आत्माएं जोर जोर से चीखने लगी, पूरी ताकत से कोशिश करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। माउंटेन डिवाइन टर्टल, जिसमें ड्रैगन एलिफेंट ब्लडलाइन थी, पहले से ही हेल डेमन गॉड जैसा था, जिसके पास बहुत ज्यादा अधिकार था। खासकर नर्क के दायरे में इसकी ताकत बिना किसी सीमा के बढ़ रही थी। डालू और गोल्डन इमोर्टल बनना नामुमकिन नहीं होगा। कुछ समय के लिए बहुत सारी बुरी आत्माएं पहाड़ों के नीचे दबी हुई थी और उन्हें भयानक सजा मिल रही थी। ... इस बीच नर्क के दूसरे इलाके में 9 सिर वाला शैतान सांप भी यहाँ दिखाई दिया, जो ड्रैगन हाथी ब्लडलाइन को मिलाकर पापी सर्प देवता बन गया। अब उसके 10,000 सिर थे। उसका शरीर सैकड़ों अरबों किलोमीटर तक फैला हुआ था, जो एक सांप जैसे देवता की तरह आसमान में फैला हुआ था। साथ ही इससे अपराध बोध का माहौल भी बना। ऐसा लग रहा था कि इस विशाल सर्प शरीर पर सारा दोष इकट्ठा हो गया था। इस गिल्ट के माहौल का जरा सा असर भी अनगिनत लोगों को पागल करने और उन्हें पागलपन में डालने के लिए काफी होगा। अरे, ये राक्षस कहाँ से आया? ऐसा जीव नरक में कैसे आ सकता है? नरक की कई बुरी आत्माओं ने ये नजारा देखा। हर कोई डर गया था। पापी सर्प देवता की आभा को महसूस कर रहा था। उनके शरीर बेकाबू होकर कांप रहे थे। इस डरावने राक्षस का कोई मुकाबला नहीं था। हालांकि वे पहले से ही बुरी आत्माएं थीं, फिर भी वे डर महसूस किए बिना नहीं रह सके। यह जिंदगी के एक अलग लेवल से पैदा होने वाला जुल्म था। दोनों एक ही लेवल के नहीं थे। आप सब अपराध बोध से भरे हुए हैं। तुम्हें मेरा सहारा बनना चाहिए। पापी सर्प देवता ने ऊपर से लोगों को देखा। उसे लगा कि हर बुरी आत्मा बहुत ज्यादा गिल्ट से भरी हुई है, जिससे वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। उनके लिए वे दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना थे। अगर उसके अंदर गिल्ट का लेवल बढ़ गया तो उसकी खेती भी तेजी से बढ़ेगी। ये जगह असल में पापी सर्प देवता के लिए स्वर्ग थी।
गड़गड़ाहट टिल्ड टिल्ड टिल्ड। अगले ही पल हजारों सांपों के सिर हिलने लगे और बुरी आत्माओं पर झपट पड़े। कुछ ही पलों में अनगिनत बुरी आत्माएं उसके मुंह में गिर गईं। तुरंत ही इन बुरी आत्माओं को चॉकलेट के टुकड़ों की तरह पापी सर्प देवता ने जोर जोर से चबाते हुए खा लिया। बहुत सारी बुरी आत्माएं खुद को रोक नहीं पाईं और जोर जोर से चीखने लगी। उन्हें पापी सर्प देवता के चबाए जाने का दर्द महसूस हो रहा था। उस समय तो वे मरे भी नहीं थे। एक बार पापी सर्प देवता के पेट में जाने के बाद वे पेट के एसिड से और घिस गए और पूरी तरह से पच गए। अनगिनत बुरी आत्माओं के लिए यह अकल्पनीय यातना थी। असल में यह मौत से भी बदतर किस्मत है। ये शैतान आत्माएं अभी तक मरी नहीं हैं। क्या उनमें अमरता का गुण है? पाप के सर्प देवता को जल्दी ही कुछ अजीब बात पता चली। जिन शैतानी आत्माओं को उसने अपने पेट में निगल लिया था वे मरी नहीं थी, या शायद वे मर गईं, लेकिन जल्द ही नर्क में फिर से जिंदा हो गईं। ये कहा जा सकता है कि हर शैतानी आत्मा में अमरता की खासियत होती है। वे बस सो जाते हैं लेकिन मरते नहीं हैं। चाहे वे कितनी भी बार खत्म हो जाएं, वे अनगिनत बार फिर से जिंदा हो जाएंगे। सच में मरने के लिए नरक का क्षेत्र ही नष्ट होना चाहिए, या फिर झोउसुई की तरह नरक के भगवान को उनकी सच्ची आत्मा को खत्म करने के लिए कार्रवाई करनी होगी। असल में जब से झोउसुई डालुओ गोल्डन इमोर्टल पर चढ़ा, उसने जो नरक बनाया उसने शैतानी आत्माओं को भी अमरता का गुण दिया जो जीवन के नियमों से मिला। पहले जब नरक में किसी शैतानी आत्मा को मारा जाता था तो वह पूरी तरह से गायब हो जाती थी और नरक में मिल जाती थी। लेकिन अब बात अलग है। ये शैतानी आत्माएं नहीं मरेंगी। जब तक उनके शरीर से पाप गायब नहीं हो जाता वे नरक की दुनिया से बाहर नहीं निकल पाएंगे। एक बार जब उनके पाप धुल जाएंगे तो उन्हें नरक से निकलकर दोबारा जन्म लेने का मौका मिलेगा। नहीं तो वे नरक में ही रहेंगे और हमेशा की पीड़ा भोगेंगे। लेकिन ये भी एक अच्छी बात है। इसका मतलब है कि मेरे पास खाने की कभी खत्म न होने वाली सप्लाई है। पाप के सर्प देवता बहुत संतुष्ट और बहुत उत्साहित महसूस कर रहे थे। ये जगह सचमुच स्वर्ग है। ... नरक के दायरे में एक और जगह डाउ क्वेश्चनिंग हॉट मंकी यहाँ दिखाई दिया। ड्रैगन एलिफेंट ब्लड लाइन के साथ मर्ज होने पर इसकी इनेट इमोर्टल टेक्निक तेजी से बढ़ी और इसकी पावर हैरानी की बात है कि बढ़ गई। ये हॉट मंकी डेमन गॉड में बदल गया। ये जीव इंसान जैसे बंदर जैसा दिखता था, जिसके पूरे शरीर पर सफेद बाल थे और वह देखने में शांत और दयालु था। इसका कद खास बड़ा नहीं था। वह एक ज्ञानी साधु जैसा लग रहा था। उसके शरीर से शांति का माहौल था। यह एक पहाड़ की चोटी पर दिखाई दिया। इसकी विशाल दिव्य भावना अरबों मील तक फैली हुई थी। इस इलाके में हर शैतानी आत्मा को महसूस करना। वे सब खोए हुए मेमने हैं। नफरत, घृणा, गुस्सा, लालच, ये सभी तरह की भावनाएं हैं। उन्हें जितना दबाया जाएगा वे उतनी ही हिंसक रूप से उभरेंगे। इसलिए अगर आप ज्ञान पाना चाहते हैं तो अपनी भावनाओं को दबाएं नहीं। अगर तुम रोना चाहते हो तो रो, अगर तुम हंसना चाहते हो तो हंसो, अगर तुम नफरत करना चाहते हो तो नफरत करो। जैसा चाहो करो, तभी तुम्हें ज्ञान मिल सकता है। हॉट मंकी डेमन गॉड जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। उसके चेहरे पर 6 भाव दिखाई दिए: लालच, गुस्सा, अज्ञानता, अहंकार, शक और गलत विचार। हॉट डेमन की एक अदृश्य शक्ति ने आसपास के माहौल को घेर लिया। अगले ही पल हर शैतान आत्मा के अंदर का हॉट डेमन सक्रिय हो गया। वे पूरी तरह पागल हो गए। उनके दिल बहुत ज्यादा खूनी इरादे से भर गए और वे एक दूसरे को मारने लगे। खजाना, तुम्हारे पास एक खजाना है, उसे सौंप दो, ये सब मेरा है। मैं तुम लोगों को बहुत समय से नापसंद करता हूँ। मर जाओ, तुम सब मर जाओ। क्या तुम सब कुछ समय से मेरी लीडरशिप पोजीशन पर नजर गड़ाए हुए हो, मुझे धोखा देने का प्लान बना रहे हो? क्योंकि तुम सब मुझे मारना चाहते हो तो पहले हमला करने के लिए मुझे दोष मत दो। एक पल के लिए अनगिनत शैतानी आत्माएं उनके अंदर के हॉट डेमन से प्रेरित हुईं, उसके द्वारा मैनिपुलेट की गईं। उन्होंने बिना रोक टोक के अपने दिल की गहरी बुराई को बाहर निकाल दिया। ये बहुत बड़ी बुराई लग रही थी। इस समय हर कोई दुष्ट था। जमीन तुरंत लाशों के अनगिनत टुकड़ों से भर गई, एक असली इंसानी नरक जैसी जगह। लड़ाई बहुत ज्यादा होने की वजह से जमीन गड्ढों से भर गई थी और हर जगह पत्थर बिखरे हुए थे। लेकिन शैतानी आत्माएं अमर थीं। जल्द ही वे फिर से जिंदा हो गए और अपनी असली हालत में लौट आए। फिर ये शैतानी आत्माएं हॉट डेमन में फिर से गिर गईं और बहुत ज्यादा जानलेवा इरादे दिखाने लगी। लगातार दोहराते रहना, कभी रुकना नहीं। हॉट मंकी डेमन गॉड के हॉट डेमन डोमेन के नीचे मारकाट की जमीन बन गई।
जो भी इस डोमेन में आएगा उसे हॉट डेमन अनजाने में आपसी मारकाट में शामिल होने के लिए मजबूर कर देगा। नरक के दायरे में एक और जगह। ये वह इलाका है जहां अनबॉर्न ताइशुई उतरे। ड्रैगन एलिफेंट ब्लडलाइन के साथ मिलने के बाद ये ताइशुई डेमन गॉड में बदल गए। इसका पूरा शरीर काला था, लिंगजी मशरूम जैसा, जो जमीन पर तेजी से फैल रहा था। एक ही सांस में काली लिंगजी लाखों किलोमीटर तक जमीन पर फैल गई। हवा एक रहस्यमयी खुशबू से भरी हुई थी। इस खुशबू को सूंघकर अनगिनत शैतान आत्माएं उत्सुकता से झुंड में आ गईं। क्या हो रहा है? नरक में ये बदबू क्यों है? यह इतना खुशबूदार क्यों है? अजीब बात है, सच में अजीब बात है। मुझे भूख क्यों लग रही है? क्या मैं मर तो नहीं गया? भूखा, मुझे बहुत भूख लगी है। खाना कहाँ है? कई शैतानी आत्माओं की आंखें लाल थीं। उन्हें बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। पेट में मरोड़ उठ रही थी, जैसे वे पूरी तरह से अपना होश खो चुके हों। जमीन पर तेजी से फैलते हुए ताइशुई को देखा और पागल हो गए। बिना किसी हिचकिचाहट के वे झपटे और ऊपर रखे ताइशुई मांस को फाड़कर खाने लगे। क्या हो रहा है? क्या मैंने ये सारा मशरूम नहीं खाया? मुझे अभी भी इतनी भूख क्यों लग रही है? धत तेरे की, ये थोड़ा सा खाना मुझे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं कर सकता। मुझे और खाना चाहिए। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे इतनी भूख क्यों लगी है? आखिर क्यों? कई शैतान आत्माएं पूरी तरह पागल हो गईं। बहुत सारा ताइशुई मांस खाने के बाद भी उन्हें बिल्कुल भी पेट नहीं भरा, बल्कि उन्हें और भी ज्यादा भूख लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वे ताओटाई बन गए हों, जो कभी भी पेट भरने का एहसास नहीं कर पाते और कभी भी पेट भरा हुआ महसूस नहीं होता। ताइशुई मांस खाने के बाद वे बेशर्मी से धरती की मिट्टी और पत्थरों को कुतरने लगे। उनकी नजर में जो कुछ भी था, चाहे वो कुछ भी हो, सब उनके पेट में चला गया। लेकिन फिर भी उनका पेट लगभग फूलकर फटने को था और उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। आखिर में वे इतने भूखे हो गए कि उन्होंने अपने ही अंगों को खाना शुरू कर दिया, अपने ही शरीर को खा गए। उन्होंने सचमुच खुद को पूरी तरह खा लिया। यह इलाका भूख का असली नरक बन गया है। वास्तव में इस समय झो उसूई को भी उन कई मिनियंस का एहसास हुआ जिन्हें उसने हेल डायमेंशन में भेजा था। ताइशुई दानव देवता दाओ क्वेश्चनिंग हॉट मंकी ही नहीं, बल्कि दूसरे मिनियन भी इसी तरह प्रभावित हुए थे। उन सभी में अलग अलग लेवल की काबिलियत थी और उन्होंने हेल डायमेंशन में इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इस वजह से अनगिनत बुरी आत्माओं ने इन दानव देवताओं के राज के आगे पूरी तरह हार मान ली। बेशक ड्रैगन एलिफेंट ब्लडलाइन के इंटीग्रेशन के साथ इन पुराने अमर जानवरों ने डेमन गॉड्स की शक्ति को मास्टर करना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे समय बीतेगा वे जरूर डरावने हेल डेमन्स बन जाएंगे। एलिफैक्स की शक्ति है, क्या यह नरक के दानव बना सकता है? वास्तव में जैसा कि नरक के स्वामी से उम्मीद की जाती है, वास्तव में अथाह है। झो उसूई की आंखों में चमक आ गई। वह अंदर से हैरान था। इसमें कोई शक नहीं कि प्राचीन एलिफैक्स का खून जितना सोचा गया था उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। डालू और गोल्डन इमोर्टल के दायरे में चढ़ने पर भी उसकी शक्ति का केवल एक अंश ही निकलता है। अपने शुरुआती दौर के प्राचीन एलिफैक्स की तुलना में फीका है। इसमें कोई शक नहीं कि हेल डेमन्स बनाना प्राचीन एलिफैक्स के कामों में से एक है। आखिरकार नरक के अनगिनत डायमेंशन हैं, जिनकी संख्या आसमान को भरने के बराबर है। सिर्फ एक प्राचीन एलिफैक्स के साथ यह इतने सारे नरक डायमेंशन को कैसे मैनेज कर सकता था? इस तरह कई हेल डेमन्स बनाना जरूरी हो गया। नतीजतन ये हेल डेमन हर एक हेल डायमेंशन के एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। उन्हें पूरे हेल डायमेंशन की व्यवस्था की देखरेख करने और बुरी आत्माओं को भागने से रोकने का काम सौंपा गया है। ये नर्क के राक्षस न केवल नर्क की व्यवस्था को मैनेज कर रहे हैं, उनका एक और भी जरूरी काम है, जो है नरक के पापों और मुसीबतों को खत्म करना। झो उसूई ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। ये पता है कि नरक के डायमेंशन की भी अपनी सीमाएं हैं और वह हमेशा के लिए बुरी आत्माओं और पाप को नहीं रख सकता। एक बार एक हद तक पहुंच जाने पर चाहे नरक का डायमेंशन कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह भर जाएगा। इस तरह हेल डेमन्स का दिखना अनगिनत बुरी आत्माओं को तकलीफ दे सकता है और उन्हें पाप से साफ कर सकता है। कुछ हद तक डेमन गॉड्स नरक के पापों और मुसीबतों के ऑरा को भी शुद्ध कर सकते हैं। इस तरह वे ये पक्का करते हैं कि नरक का डायमेंशन गंदगी से भरा न हो। हेल डेमन्स हेल डायमेंशन के क्लीनर हैं। इन बुरी आत्माओं ने पहले ही अमरता का गुण पा लिया है। झो उसूई को यह एहसास हो गया था। डालू और गोल्डन इमोर्टल बनने के बाद, लाइफ लॉ को समझने के बाद,
उनके बनाए नरक के डायमेंशन में एक बड़ा बदलाव आया, जहां कोई भी बुरी आत्मा अंदर आकर जीवन की छाप बना लेती थी। ये जीवन की छापें नरक के मूल सार में समा गई हैं। जब तक ये जीवन के निशान गायब नहीं हो जाते, ये बुरी आत्माएं नहीं मरेंगी। फिर भी इन जीवन के निशानों को मिटाना बहुत मुश्किल है, जब तक कि कोई पूरे नरक डायमेंशन को नष्ट न कर दे, या जब तक मैं, नरक का स्वामी, खुद जीवन की छाप न हटा दूं। नहीं तो ये बुरी आत्माएं लगातार दोबारा पैदा होती रहेंगी। दूसरे शब्दों में, अगर कोई इन बुरी आत्माओं को कंट्रोल कर ले, तो क्या इससे एक बहुत बड़ी मरे हुए लोगों की सेना नहीं बन जाएगी? झो सुई इस पर विचार किए बिना नहीं रह सका। इसमें कोई शक नहीं है, अगर ये मरे हुए शैतानी आत्माएं मेरी सेवा कर सके, तो वे एक अमर सेना बन जाएंगी। चाहे दुश्मन उन्हें कितनी भी बार मार दे, वे एक बार फिर जिंदा हो जाएंगे। अगर ऐसा है, तो यह अनडेड सेना अजेय होगी। इटर्नल नाइटलैंड की मुसीबतों का सामना करने पर भी वे शायद विरोध कर सकते हैं। उनका मानना था कि इन मरे हुए शैतानी आत्माओं का उभरना भविष्य में बहुत शक्तिशाली ताकत बन सकता है। पहले देखते हैं कि हेल डायमेंशन कैसे इवॉल्व होता रहता है। झो सुई का मानना था कि अगर नर्क डायमेंशन इसी तरह डेवलप होता रहा, तो इससे उसे जरूर बहुत फायदा होगा। वह नरक डायमेंशन की शक्ति से डेड रोल को समझ सकता था। और तो और स्वर्ग और पृथ्वी के नियम, शायद नरक के डायमेंशन का उभरना उसके लिए ज्ञान का मौका बन सकता है। लेकिन अभी के लिए बिना बेसब्र हुए चीजों को अपने हिसाब से चलने देना ही सबसे अच्छा है। ... कई और दिन बीत गए। झो सुई अपनी अभी की लेट स्टेज डालुओ गोल्डन इमोर्टल कल्टीवेशन से और भी ज्यादा जान पहचान रखने लगा। इसके साथ ही जीवन के नियम के बारे में उनकी समझ और गहरी हो गई और लगभग पूरी तरह समझ में आ गई। उन्हें लगा कि पूरे लाइफ लॉ को समझना बस समय की बात है। उन्होंने डेड रोल के कुछ रहस्यों को समझना भी शुरू कर दिया है। ये सब नर्क डायमेंशन के उभरने की वजह से है। बूम टिल्ड। ये सोचते ही झो सुई ने अपने मन को शांत किया और तुरंत अपने शरीर पर वर्चुअल पैनल खोल दिया। वह देखना चाहता था कि उसके अभी की स्टैट्स कैसे हैं। होस्ट झो सुई, कल्टीवेशन डालुओ गोल्डन इमोर्टल लेट स्टेज लाइफ स्पेन 6,240,000 स्वर्ग और पृथ्वी की उम्र। योग्यता अमर आत्मा जड़, तलवारबाजी 14वें क्रम का श्रेष्ठ 99%, रूम 14वें क्रम का सुपीरियर 99%, 7वां क्रम गठन 15वां क्रम सुपीरियर 99%, पिल मास्टर 14वें क्रम का सुपीरियर 99%, आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग 14वें क्रम का सुपीरियर 99%, फैंटास्मा ट्रांसफॉर्मेशन स्किल ग्रैंड मास्टर, स्वर्गीय सांसारिक पिघलने वाली भट्टी तकनीक ग्रैंड मास्टर, दानव हृदय को बुलाने का शास्त्र, दानव बीज, दानव को बुलाओ, दानव को खा जाओ, 7 अपच स्पिरिट सीक्रेट, हॉट आई रिकॉग्निशन, हॉट आई इंसाइट, हॉट आई लिंग्विस्टिक्स, हॉट आई माइंड रीडिंग, हॉट आई डायरेक्ट डेथ, हॉट आई प्रेडिक्शन, हॉट आई डाउ पीकिंग, जजमेंट ऑफ इमॉर्टल स्वॉर्ड आर्ट, पहला फॉर्म इनविजिबल स्वॉर्ड लाइट, दूसरा फॉर्म स्लॉटर स्वॉर्ड लाइट, तीसरा फॉर्म इंट्रपमेंट स्वॉर्ड लाइट, चौथा फॉर्म डिसिसिव स्वॉर्ड लाइट, पांचवा फॉर्म एनिहिलेशन स्वॉर्ड लाइट, जुनून गू 15वें क्रम का श्रेष्ठ, क्लोन गू 14वें क्रम का श्रेष्ठ, वाइन बग 14वें क्रम का श्रेष्ठ, सोना खाने वाला कीड़ा 14वें क्रम का श्रेष्ठ, किताबी कीड़ा 14वें क्रम का श्रेष्ठ, स्वप्नात्मा गू 14वें क्रम का श्रेष्ठ, ड्रैगन हाथी गू 14वें क्रम का श्रेष्ठ, स्वर्ण प्रकाश हजार जहर गू 14वें क्रम का श्रेष्ठ, टेलीपोर्टेशन की 14वें क्रम का श्रेष्ठ, एरे हॉट गू 15वें क्रम का श्रेष्ठ, वस्तु खोज गू 14वें क्रम का श्रेष्ठ, डकैती थंडर वम 14वें क्रम का श्रेष्ठ, औषधि गू 14वें क्रम का श्रेष्ठ, भाग्य क्यूई गू 14वें क्रम का श्रेष्ठ, स्वर्ण सिकाडा गू 14वें क्रम का श्रेष्ठ, वसंत पतझड़ गू 14वें क्रम के वरिष्ठ। इसमें कोई शक नहीं कि उस पर मौजूद हर गू इंसेक्ट ने काफी तरक्की की है और सभी 14वें ऑर्डर के सुपीरियर तक पहुंच गए हैं। इस बीच उस पर अमर देवताओं की तकनीकें 5 मिलियन साल की कठिन साधना के बाद 14वें क्रम के बेहतर दायरे तक पहुंच गई हैं। हालांकि सबसे तेज प्रगति स्वाभाविक रूप से एरे हॉट गू की है। ये पहले ही 15वें क्रम के बेहतर दायरे में कदम रख चुका है और अमर राजा के लेवल तक पहुंच गया है। इतनी तेजी से तरक्की का कारण यह है कि एरे हॉट गू ने झेनहाई शहर के अमर राजा एरे को बेहतर बनाया, जो इंसानों की सीमा पर बसा एक बड़ा शहर है। इसलिए यह 15वें ऑर्डर तक आगे बढ़ सका। कोई हैरानी नहीं कि यह एक 7th स्टेप इमोर्टल फॉर्मेशन है, एक इमोर्टल किंग लेवल एरे है। गू द्वारा नियंत्रित 7वें चरण के अमर गठन को महसूस किया और इसकी शक्ति असाधारण थी।
7वें स्टेप के इमोर्टल फॉर्मेशन लेवल पर पहुंचने के बाद इसमें अब लाइफ लॉ शामिल है। फॉर्मेशन के अंदर रहने से साथियों की सारी चोटें ठीक हो सकती हैं और दुश्मनों की लंबी उम्र भी कम हो सकती है। ये सचमुच अद्भुत है। साथ ही 7वें स्टेप का अमर फॉर्मेशन भी एक परफेक्ट वर्ल्ड बैरियर बना सकता है। जब तक ग्रेट एरे एक्टिवेट रहता है, दुश्मन असल में उस पर हमला नहीं कर सकते, जैसे कि वे खुद वर्ल्ड बैरियर से टकरा रहे हों। फॉर्मेशन के अंदर रहते हुए भी कोई भी दुनिया की ताकत का इस्तेमाल करके फॉर्मेशन में घुसने वाले दुश्मनों को दबा सकता है। इस तरह पूरी तरह से दमन किया जा रहा है, तो चाहे फॉर्मेशन के बाहर हो या अंदर, ये बिना किसी गलती के है। यही कारण है कि 7वां स्टेप इमोर्टल फॉर्मेशन एक इमोर्टल किंग लेवल एरे 5 सुपर रेस की नींव है। 5 सुपर रेस इटर्नल नाइट लैंड के खतरे का सामना कर सकती है। इसका कारण 7th स्टेप इमोर्टल फॉर्मेशन की शक्ति है। नहीं तो सिर्फ इमोर्टल्स की खेती पर निर्भर रहकर इटर्नल नाइट लैंड से कभी न खत्म होने वाले मॉन्स्टर्स से बचना लगभग नामुमकिन होगा। सिर्फ 7th स्टेप इमोर्टल फॉर्मेशन और 7th ऑर्डर इमोर्टल वेन की बहुत ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करके ही इटर्नल नाइट लैंड के मॉन्स्टर्स का सामना किया जा सकता है, जिससे अरबों सालों तक एरे के डिफेंस को टूटने से बचाया जा सके। हालांकि 7वां स्टेप इमोर्टल फॉर्मेशन इमोर्टल वर्ल्ड एरे की लिमिट नहीं है। इसके ऊपर 8वें स्टेप का अमर समूह है और यहाँ तक कि 9वें ऑर्डर का अमर समूह भी है। झो सुई की आंखों में चमक आ गई। एक बार जब एरे हॉट गू ने झेनहाई शहर के 7वें स्टेप वाले इमोर्टल फॉर्मेशन में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली, तो उसने तुरंत अनगिनत इमोर्टल एरे के रहस्यों को समझ लिया। पूरे ह्यूमन टेरिटरी को कवर करने वाला एकमात्र इमोर्टल किंग लेवल एरे 9th ऑर्डर इमोर्टल एरे है। यह अमर दुनिया का सबसे मजबूत एरे है। जहां तक उन सीमावर्ती बड़े शहरों की बात है, वे केवल 7वें चरण के अमर स्वरूपों को होस्ट करते हैं। बेशक कुछ सुपर शहरों में 8वें स्टेप के अमर फॉर्मेशन हो सकते हैं, लेकिन यह उनकी लिमिट है। जहां तक 9वें ऑर्डर के अमर समूह की बात है, चाहे वह इंसानी कबीला हो, दानव कबीला हो या दानव कबीला हो, उनमें से हर एक के पास सिर्फ एक ही है। आप कह सकते हैं कि यही कारण है कि अमर दुनिया में केवल 5 सुपर रेस हैं। अमर राजाओं की संख्या के अलावा सबसे जरूरी बात 9वें ऑर्डर के अमर ग्रुप का होना है। जब तक 9वें ऑर्डर का अमर एरे काम कर रहा है, तब तक 5 सुपर रेस में जबरदस्त ताकत है। भले ही अमर राजा सो रहे हों, दूसरे कबीले हमला करने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि एक बार 9वें ऑर्डर का अमर एरे एक्टिवेट हो जाने पर इसकी शक्ति अकल्पनीय होती है। जो भी आएंगे वे सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए अमर राजाओं की नींद के दौरान भले ही 5 सुपर रेस एक दूसरे से भिड़ जाएं, वे सिर्फ इटर्नल नाइट लैंड में ही लड़ते हैं। उनका कभी एक दूसरे के इलाकों पर हमला करने का इरादा नहीं होता। बेशक 9th ऑर्डर इमोर्टल एरे को एक्टिवेट करना लापरवाही से नहीं किया जाता है। एक बार एक्टिवेट होने के बाद एनर्जी की खपत बहुत ज्यादा होती है। जब तक यह इंसानी कबीले के लिए जिंदगी और मौत का संकट न हो, 9वें ऑर्डर का अमर समूह डोमेंट हालत में रहेगा। हालांकि इमोर्टल किंग इमोर्टल वर्ल्ड में सबसे ताकतवर है, फिर भी इमोर्टल किंग्स में लेवल होते हैं। झो सुई की आंखों में रोशनी की एक झलक दिखी। फैंग जियू के ज्ञान शेयर करने से उन्होंने अमर राजा की बुद्धिमत्ता के बारे में भी काफी कुछ सीखा। जो लोग अभी अभी अमर राजा के दायरे में आए हैं, उन्हें नए राजा कहा जाता है, यानी नए अमर राजा माने जाते हैं। ऐसे जीव पहले से ही डेड रोल को समझ चुके होते हैं और सिर्फ एक इशारे से भयानक तबाही मचा सकते हैं। एक मामूली हमला भी लाखों किलोमीटर जमीन को राख में बदल सकता है। इस लेवल के लोग इलाके पर दावा कर सकते हैं और उन्हें राजा घोषित किया जा सकता है, जो कई राज्यों पर राज करते हैं। असल में अमर दुनिया में ज्यादातर अमर राजा ये नए राजा हैं। इसके बाद प्राचीन राजा हैं। वे अमर दुनिया के पुराने शासक हैं, जो अनगिनत अरबों साल तक जीवित रहे हैं। ऐसे प्राणियों ने पुनर्जन्म के नियम को समझ लिया है। कहा जाता है कि पुनर्जन्म के नियम को समझने से सभी नियम एक हो सकते हैं, जिससे एक ही पल में कई नियमों की ताकत को बदला जा सकता है और नए राजाओं के विनाश से कहीं ज्यादा विनाश हो सकता है। ये कहा जा सकता है कि वे अमर दुनिया के सच्चे शासक हैं। कई नए राजाओं में से भी कुछ ही पुराने राजा बन पाते हैं। इसके बाद आदि अमर राजा और ताइकू अमर राजा हैं। ये अमर दुनिया की असली पुरानी एंटीक चीजें हैं। इनकी उम्र का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। जियानमू की तरह जो एक ताइकू अमर राजा था, इसकी खेती समझ से परे है, जो आसमान और धरती को हिला देती है। ताइकू अमर राजाओं का जीवन इतिहास अमर दुनिया का इतिहास है। हालांकि दुर्भाग्य से ऐसे लोग लगभग गायब हो गए हैं, या तो गिर गए या इतिहास की लंबी नदी में गायब हो गए, पूरी तरह से अनजान।
अभी इमोर्टल वर्ल्ड में जो लोग एक्टिव हैं, उनमें से ज्यादातर न्यू किंग्स हैं। उसे अपने अंदर फॉर्चून क्यूब में हल्का सा कंपन महसूस हुआ। खालीपन में ऐसा लग रहा था कि एक सुनहरा मौका मिल रहा है। अनंत भाग्य ने उसे घेर लिया। ऐसा लगा कि कोई अजीब गाइडेंस आ गई है। ये किस्मत का खुलासा था। ऐसा लग रहा था कि इस मौके को चूकने से एक बड़ा मौका चूक सकता है। क्या यह एक अवसर आ गया है? झो सुई की आंखों में उत्साह की एक झलक दिखी। ईमानदारी से कहे तो उसे ज्यादा मौके नहीं मिले हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं उसे अच्छे खासे इनाम मिलते हैं, और यह सब फॉर्चून चीगू के गाइडेंस से होता है। खासकर जब से वह डालुओ गोल्डन इमोर्टल बन गया है, उसके लिए सही मौके बहुत कम और दूर दूर तक मिले हैं। आखिरकार अब उन्हें अमर दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक माना जाता है। आगे बढ़ने के लिए उसे केवल इमोर्टल किंग लेवल के मौके ही मिल सकते हैं। समस्या यह है कि ऐसे मौके आसानी से नहीं मिलते। अनगिनत डालुओ गोल्डन इमोर्टल्स और यहाँ तक कि इमोर्टल किंग्स भी ऐसे मौकों की चाहत रखते हैं। डालुओ गोल्डन इमोर्टल्स से जरूर मुकाबला करना पड़ता है। दर्जा पाने का मौका है तो कौन सा डालुओ गोल्डन अमर इसके लिए लार नहीं टपकाता। लेकिन झो सुई अलग है। फॉर्चून क्यूब पाने के बाद वह अपनी सारी किस्मत इकट्ठा कर सकता है, और उसकी किस्मत खत्म नहीं होती बल्कि बढ़ती ही रहती है। जुवानहुआंग संप्रदाय की शक्ति के लगातार विकास के साथ जब भी जुवानहुआंग संप्रदाय के शिष्यों की किस्मत अच्छी होती है तो सब कुछ उसी पर आ जाता है। इससे उसकी किस्मत बहुत ज्यादा चमक जाती है। ऐसा लगता है जैसे इंसानी साधकों की अनगिनत किस्मतें एक ऊंचे खंभे की तरह उस पर निर्भर हैं। अगर वह गिर जाता तो इसका इतना असर होता कि सोचा भी नहीं जा सकता था, जिससे अनगिनत जाने चली जाती। जुवानहुआंग संप्रदाय के स्तंभ के रूप में वह स्वाभाविक रूप से पूरे संप्रदाय का अनंत भाग्य धारण करता है। इससे झो सुई को घर से बाहर निकले बिना भी बहुत सारे मौके और खजाने मिल जाते हैं। ये कहा जा सकता है कि सुपर पावर का लीडर होने का यही फायदा है। जुवानहुआंग संप्रदाय जैसे असर के लेवल पर पहुंचने के बाद झो सुई को अब इसे खुद मैनेज करने की जरूरत नहीं है। यह एक बहुत बड़े स्नोबॉल की तरह है जो लुढ़कता रहता है और बड़ा होता जाता है। अब उसके चारों ओर लग गोल्डन ड्रैगन भी बहुत बड़ा है, जिसका डायमीटर 1 लाख लाइट ईयर्स तक पहुंच गया है। 5 मिलियन साल पहले की तुलना में इसकी ग्रोथ दोगुनी हो गई है। इसी अपार किस्मत की वजह से झो सुई को कई मौके मिले। अब इमोर्टल किंग लेवल के मौके भी किस्मत की ताकत से मिलते हैं। यह इमोर्टल किंग लेवल का मौका इटर्नल नाइटलैंड से लगता है। इसका मतलब है अगर मुझे यह मौका पाना है तो मुझे इटर्नल नाइटलैंड में जाना होगा। झो सुई ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। गू से मिली अजीब गाइडेंस समझ में आए। हालांकि उसे नहीं पता कि मौका क्या है, लेकिन वह जानता है कि गाइडेंस को फॉलो करके वह नेचुरली उसकी जगह ढूंढ सकता है। साथ ही उन्हें लगता है कि इमोर्टल किंग के लिए इटर्नल नाइटलैंड की गहराई में रहना बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि इटर्नल नाइटलैंड कभी अमर दुनिया के इलाके का हिस्सा था, इसलिए इसके अंदर अनगिनत पुरानी सभ्यताएं दबी हुई हैं। वहां पुरानी सभ्यताओं के कई अवशेष मौजूद हैं। अगर डालुओ गोल्डन इमोर्टल्स या इमोर्टल किंग्स भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो वे सिर्फ इटर्नल नाइटलैंड में ही जा सकते हैं। अगर यह 5 बड़े सुपर क्लैन के इलाके में होता तो इमोर्टल किंग लेवल के मौके नहीं मिलते। डालुओ गोल्डन इमोर्टल्स उनका बहुत पहले इस्तेमाल कर चुके होते और अब तक नहीं बचे होते। समय के साथ जो लोग कामयाबी चाहते हैं वे सिर्फ इटर्नल नाइटलैंड में ही जा सकते हैं। हालांकि इटर्नल नाइटलैंड बहुत खतरनाक है। बाहरी इलाकों में अंधेरे को दूर करने के लिए अमर अग्नि की शक्ति ली जा सकती है, लेकिन अगर आप अंदर के एरिया में जाएं तो ये पूरी तरह से अलग कहानी है। साधारण अमर अग्नि अब अंधकार को दूर नहीं कर सकती। भले ही वह डालुओ गोल्डन इमोर्टल हो, हमेशा रहने वाले अंधेरे में गिरने का मतलब होगा दिशा का ज्ञान खो देना। उस समय कोई भी व्यक्ति इटर्नल नाइटलैंड में फंस सकता है और कभी बाहर नहीं निकल सकता। कभी कभी कुछ डालुओ गोल्डन इमोर्टल्स इटर्नल नाइटलैंड में खो जाते हैं, सैकड़ों अरबों सालों तक बिना किसी रास्ते के फंसे रहते हैं। बेशक अगर किस्मत खराब हुई तो उन्हें इटर्नल नाइटलैंड में अनगिनत डरावने जीवों का सामना करना पड़ेगा, जिससे उनकी मौत हो जाएगी और उनका दाव गायब हो जाएगा। इसलिए पूरी तैयारी के बिना किसी को भी आसानी से इटर्नल नाइटलैंड के अंदरूनी इलाके में नहीं जाना चाहिए। आम अमर लोग ज्यादा से ज्यादा बाहरी इलाके में घूम सकते हैं। वे मुश्किल से ही अंदरूनी इलाकों में जाने की हिम्मत करते हैं। चाहे कुछ भी हो, इटर्नल नाइटलैंड में जाकर देखना होगा कि क्या हो रहा है। भले ही इटर्नल नाइटलैंड बहुत खतरनाक है, झो सुई एक इमोर्टल किंग बनने के मौके के लिए ऐसा मौका कभी नहीं छोड़ेगा।
सबसे पहले फॉर्चून क्यूगू की सुरक्षा के साथ उनका मानना है कि जब उन्हें यह अवसर मिलेगा तो यह निश्चित रूप से खतरे के बिना होगा। दूसरे डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स की तुलना में उसे किस्मत से सुरक्षा मिलती है, जिससे लगातार एडवेंचर पक्के होते हैं। दूसरी बात, उसका असली रूप खुद कोई एक्शन नहीं लेगा, इसके बजाय वह एक्सप्लोरेशन के लिए क्लोन का इस्तेमाल करेगा। एक बार जब वह सही मायने में स्थिति को समझ जाएगा तो उसका असली रूप एक्शन लेगा। इस तरह वह रिस्क का लेवल कम कर सकता है। अगर सच में कोई खतरा हुआ तो उसका क्लोन ही गिरेगा। इस प्रकार वह लंबे समय से पूरी तरह तैयार है। ... इसके साथ ही इटर्नल नाइट लैंड में तैनात झो उसुई का क्लोन भी चलने लगा। आखिरकार मौके की इस खोज के लिए उसके असली रूप का काम करना जरूरी नहीं है, एक क्लोन भेजना ही काफी है। इससे पहले उसने इटर्नल नाइट लैंड के बाहरी इलाके में कई क्लोन छोड़े थे। अब इन क्लोन को एक्टिवेट करने का समय आ गया है। वूश! तुरंत झो उसुई का क्लोन इटर्नल नाइट लैंड में चलने लगा। शुरू में इटर्नल नाइट लैंड के अंदर कभी न खत्म होने वाला अंधेरा था। अफरा तफरी जैसा, कोई दिशा नहीं दिख रही थी, कोई दिशा महसूस नहीं हो रही थी, जबकि डिवाइन सेंस से ढका एरिया बहुत कम हो गया था। ऐसी जगह पर आम अमर लोग अंधे लोगों की तरह होते हैं। वे बस ज्यादा दूर नहीं जा सकते। थोड़ी सी गलती होने पर कोई व्यक्ति हजारों सालों तक एक ही जगह का चक्कर लगाता रह सकता है और ज्यादा दूर नहीं जा पाता। लेकिन अब यह अलग है। फॉर्चून क्यूगू के गाइडेंस में ऐसा लगता है जैसे किस्मत का तीर अचानक उसके सामने आ गया हो, मानो उसे उस जगह ले जा रहा हो जहां उसे जाना चाहिए। इसलिए भले ही वह दिशा न पहचान पाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक फॉर्चून क्यूगू से गाइडेंस मिलती रहे वह अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। क्या हो रहा है? अंधेरा और गहरा होता जा रहा है। जैसे ही झो उसुई का क्लोन इटर्नल नाइट लैंड में और अंदर गया, बाहरी इलाके से अंदर के इलाके में गया, उसे अचानक पता चला कि इस खाली जगह में फैला अंधेरा और भी डरावना हो गया है, मानो इतना घना हो कि उसे अलग नहीं किया जा सकता। ये डार्क एनर्जी पदार्थ में बदल गई और लगातार उसके शरीर को खराब करती रही। हवा में कभी न खत्म होने वाली मुसीबत की एनर्जी, श्राप की एनर्जी, डार्क एनर्जी वगैरह भरी हुई थी, जो लगातार उसके शरीर पर हमला कर रही थी और उसे इस जगह में पूरी तरह फंसाए रखने की कोशिश कर रही थी, ताकि वह एक अंधेरे जीव में बदल जाए और अंधेरे की कठपुतली बन जाए। असल में यह इटर्नल नाइट लैंड का डर है। बहुत ज्यादा अंधेरा छा जाता है, अमर लोग भी इसका सामना नहीं कर पाते और अंधेरी ताकत उन्हें खत्म कर देती है और वे कठपुतली बन जाते हैं। इसलिए ज्यादातर अमर लोग सिर्फ बाहरी इलाके में ही चल सकते हैं और अंदरूनी इलाकों में नहीं जा सकते। कम से कम उन्हें डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स तो होना ही चाहिए, जो डार्क एनर्जी को अलग करने के लिए वर्ल्ड फोर्स की ताकत पर भरोसा करते हो, इटर्नल नाइट लैंड के अंदरूनी इलाके में चले और डार्क एनर्जी के नुकसान से दूर रहें। डालुओ गोल्डन इमॉर्टल की ताकत हो तो शायद वे ज्यादा देर तक विरोध नहीं कर पाएंगे और आखिर में डार्क एनर्जी उन पर हमला कर देगी। इस वजह से इटर्नल नाइट लैंड के अंदरूनी इलाके में जाने वाले अमर लोगों की संख्या बहुत कम है। ये जगह जिंदगी का एक मना किया हुआ जोन है और यह सिर्फ डार्क अटैक नहीं है, टेम्परेचर लगातार गिर रहा है। झो उसुई ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। सच कहूं तो यही बात इटर्नल नाइट लैंड को डरावना बनाती है, क्योंकि यह पूरी तरह से जीवन के लिए एक वर्जित जोन बन गया है। वह हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड महसूस कर सकता है। ऐसा लगता है कि यह एक बहुत ज्यादा ठंड है जो सब कुछ जमा सकती है। इस इलाके में चलते हुए उसे ऐसा लगता है जैसे उसका शरीर पूरी तरह जम जाएगा। अगर उसने इस ठंड को अलग करने के लिए अपने अंदर की अमर शक्ति को एक्टिवेट नहीं किया होता तो वह पहले ही एक जमी हुई मूर्ति बन गया होता। इसके अलावा अंदर के इलाके में कई काले जीव हैं, यहाँ तक कि सार खाने वाले जानवर भी। झो उसुई की हॉट आइज की पावर फैल गई, जो आसपास के लाखों किलोमीटर तक फैली हुई थी। रात का घना पर्दा भी उसके हॉट आइज रेडिएशन को रोक नहीं सका, जिससे ऐसा लगा कि यह एक हाई डायमेंशनल नजरिया दे रहा है। लोअर डायमेंशनल फोर्स ऐसी पावर को रोक नहीं सकती। उन्होंने इस इलाके में काले जीवों और एसेंस खाने वाले जानवरों के घने झुंड देखे। उन्हें अपने जैसे बाहरी आदमी का ऑरा महसूस हुआ, जो उनकी तरफ झुंड बनाकर आ रहा था। इन अंधेरे जीवों के लिए एक बाहरी व्यक्ति के रूप में झो उसुई अंधेरे में एक जुगनू की तरह है, जो बहुत ही खास है। यही कारण है कि इटर्नल नाइट लैंड के अंदरूनी इलाके में मौजूद कई डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स को कभी कभी दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। उन्हें न सिर्फ डार्क पावर के खत्म होने का विरोध करना है, बल्कि उन्हें इटर्नल नाइट लैंड के खतरनाक मॉन्स्टर्स से भी सावधान रहना है। इस जगह पर थोड़ी सी भी लापरवाही पूरी तरह खत्म कर सकती है, जिससे किसी की मौत हो सकती है और उनका दांव गायब हो सकता है।
लेकिन ऐसा लगता है कि इस तरह के कालेपन को दूर करने का एक तरीका है। अचानक झो सुई के मन में एक विचार आया और उसने तुरंत एक समाधान सोच लिया। ये फॉर्चून क्यूब होक्स फायर से एक अमर तकनीक थी। इस अमर तकनीक की शक्ति सभी प्राणियों की मिलकर की गई इच्छा शक्ति से आती है। यह इच्छा शक्ति जितनी मजबूत होगी, होक्स फायर उतनी ही ज्यादा असरदार होगी। जब इसका आह्वान किया जाता है तो यह एक दिव्य आशीर्वाद की तरह होता है, जो हमेशा के लिए रोशनी देता है, सारे अंधेरे और बुराई को दूर भगाता है। बूम टिल्ड ये सोचकर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अमर तकनीक होक्स फायर को सक्रिय कर दिया। एक पल में उसके पूरे शरीर से सुनहरी लपटें निकलने लगी, मानो वह इंसान के आकार की मशाल बन गया हो। हालांकि उसे कोई गर्मी महसूस नहीं हुई, बल्कि एक गहरी गर्माहट महसूस हुई, क्योंकि जिस पल होक्स फायर दिखाई दी, उसने तुरंत आसपास की सारी ठंड को दूर भगा दिया। यहाँ तक कि अंधेरे और श्राप की शक्तियां भी तेजी से पीछे हटने लगी। यह ऐसा था जैसे बर्फ और हिमाग से मिल रहे हों और पिघल रहे हों। बेशक होक्स फायर की शक्ति ही इन डार्क एनर्जीज के लिए अभिशाप थी। बदकिस्मती से आसपास की डार्क एनर्जी बहुत डरावनी और घनी थी। ये छोटी सी चिंगारी उस बहुत बड़े अंधेरे को दूर करने के लिए मुश्किल से ही काफी थी, ज्यादा से ज्यादा रोशनी का एक छोटा सा एरिया बना पाए। वूश वूश वूश, अगले ही पल काले जीव और सार खाने वाले जानवर आगे बढ़े। उनमें से एक भयानक हत्या का इरादा फूट पड़ा। ऐसा लग रहा था कि वे झो सुई को वही पूरी तरह खत्म कर देना चाहते थे। उनके लिए झो सुई जैसा बाहरी व्यक्ति पक्का दुश्मन था। उनके लिए सिर्फ मौत ही इंतजार कर रही थी, दूसरी कोई उम्मीद नहीं थी। मौत को बुलाना बिना किसी खुशी या दुख के झो सुई को इन राक्षसों के हमला करने का एहसास हुआ, और वह हिला नहीं, बल्कि सिर्फ सुनहरी लपटों को उकसाया। बूम टिल्ड एक पल में उसके शरीर पर लगी होप की आग फैल गई और सुनहरी आग के एक असीम समुद्र में बदल गई। धुंधला सा लग रहा था कि अनगिनत लोग धर्मग्रंथों का जाप कर रहे हैं। उन्होंने अनगिनत पहाड़, नदियां और अनगिनत बड़ी हजार दुनियाएं, बीच की हजार दुनियाएं और छोटी हजार दुनियाएं देखी। ऐसा लगा कि अनगिनत इंसानी साधकों की मान्यताएं इस सुनहरी लौ में शामिल हो गई थी। तुरंत कई काले जीव और एसेंस खाने वाले जानवर सुनहरी लौ के संपर्क में आ गए, जैसे तेल और आग का मिलन हो, और वे तेजी से जलकर एक तेज आग में बदल गए। वे खुद को रोक नहीं पाए और जोर जोर से चीखने लगे। उन्होंने अपने शरीर पर लगी आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि होक्स फायर की रफ्तार बहुत तेज और मजेदार थी। पलक झपकते ही हजारों काले जीव और एसेंस खाने वाले जानवर जल उठे। अगले ही पल वे राख में बदल गए, उस जगह पर पूरी तरह जलकर राख हो गए। गड़गड़ाहट टिल्ड झो सुई के मन में एक ख्याल आया जब उसे लगा कि इन काले जीवों को मारने के बाद खाली जगह की गहराई से ओरिजिन एनर्जी के धागे निकले, जो उसके शरीर में घुस गए। उस समय उसे लगा कि उसकी खेती लगातार बढ़ रही है, और कानूनों के बारे में भी कई बातें बताई गईं। यह अमर लोक से इनाम है तियान ताओ। तुरंत झो सुई समझ गया कि यह स्वर्गीय दाओ की ओर से इनाम था। अमर लोक तियान ताओ के लिए ये सार खाने वाले जानवर और काले जीव अमर दुनिया में ट्यूमर थे। वे लगातार अमर दुनिया की ओरिजिन एनर्जी को खत्म कर रहे थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अमर दुनिया आखिरकार खत्म हो जाएगी, और देर सवेर उसका विनाश तय है। तो जाहिर है अमर लोक तियांताओं को उम्मीद थी कि अमर लोग इन गंदगी, इन पैरासाइट्स को हटाने में मदद करेंगे। इन काले जीवों और एसेंस खाने वाले जानवरों को मारने से हेवनली दाओ से इनाम मिलेगा, जिससे मिलते जुलते फायदे मिलेंगे, जिससे अमर लोग अपनी साधना को तेजी से बढ़ा पाएंगे और कानूनों की उनकी समझ भी बढ़ेगी। कोई हैरानी नहीं कि इतने सारे दालुओं गोल्डन इमोर्टल्स को इमोर्टल किंग बनने के लिए इटर्नल नाइट लैंड में जाना पड़ता है। शायद ये सिर्फ इटर्नल नाइट लैंड में खजाने पाने के लिए नहीं है। वे इटर्नल नाइट लैंड के इन मॉन्स्टर्स को भी मार सकते हैं और हेवनली दाओ से रिवॉर्ड पा सकते हैं। झो सुई को अचानक एहसास हुआ। वह ये भी समझ गया कि इतने सारे दालुओं गोल्डन इमोर्टल्स ने इटर्नल नाइट लैंड में सफलता क्यों हासिल की। दालुओं गोल्डन इमोर्टल्स के बीच एक अंदरूनी राज है। अगर वे इमोर्टल किंग बनना चाहते हैं तो उन्हें इटर्नल नाइट लैंड में अंदर तक जाना होगा, लड़ाई करनी होगी और कई डार्क जीवों और एसेंस खाने वाले जानवरों को मारना होगा। जब तक वे काफी डार्क जीवों को मारते हैं तब तक सीधे इमोर्टल किंग तक पहुंचने के लिए हेवनली दाओ से मदद मिलना भी नामुमकिन नहीं है। समस्या यह है कि इटर्नल नाइट लैंड में हंगामा करना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले दिव्य ज्ञान की समझ की रेंज सीमित है, बहुत दूर तक खोज करना नामुमकिन है, और अगर सच में खतरा आ जाए तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि कहां भागना है।
थोड़ी सी गलती से बड़ी संख्या में मॉन्स्टर्स से हमला हो सकता है। अगर कुछ मॉन्स्टर्स मारे भी गए तो और भी आते रहेंगे, ऐसा लगेगा कि वे कभी खत्म नहीं होंगे। यहाँ तक कि डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स भी ऐसे अनगिनत राक्षसों के हमले का सामना नहीं कर सकते। दूसरा, ये डार्क जीव अंधेरे में छिप सकते हैं। जैसे इटर्नल नाइटलैंड के बच्चे अपनी आभा को छिपाने में सक्षम होते हैं, जिससे वे अल्टीमेट हत्यारे बन जाते हैं। इन काले जीवों को ढूंढना बहुत मुश्किल है। इन सभी वजहों से डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स के लिए मॉन्स्टर्स का नरसंहार करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन मेरे लिए यह कोई मुद्दा ही नहीं है। झो उसुई ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसे लगा कि इटर्नल नाइटलैंड उसके लिए स्वर्ग जैसा हो सकता है। आखिरकार उसके दिल की आंख की शक्ति आसानी से अंधेरे में घुस सकती थी और आसपास के अरबों किलोमीटर को महसूस कर सकती थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए दूसरे डार्क जीवों की हरकतें पूरी तरह से बेकार लग रही थी। अक्सर अरबों मील दूर से भी वह विरोधी की हर हरकत को भांप लेता था। फिर उम्मीद की लौ की अमर तकनीक की शक्ति आई, जो इन बुरे जीवों की दुश्मन थी। जब तक उम्मीद की लौ की ताकत उन पर पड़ती, वह उन्हें तुरंत जलाकर राख कर सकती थी। फॉर्चून क्यूगू की यह अमर तकनीक सच में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा विल पावर की जरूरत होती है। इसकी शक्ति विल पावर की मात्रा पर निर्भर करती है। अगर विल पावर खत्म हो जाए तो उम्मीद की लौ पूरी तरह से अपना असर खो देगी। दूसरे शब्दों में, मुझे सभी प्राणियों में बहुत ज्यादा विल पावर बढ़ाने की जरूरत है। इस तरह शायद उम्मीद की लौ की ताकत पर भरोसा करके हम हमेशा की रात की जमीन को शांत कर सकते हैं। झो उसुई ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। इस बात पर सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर वह सच में हमेशा रहने वाली रात की जमीन को शांत कर सके तो उसे मिलने वाले जन्मजात गुण अनगिनत हो सकते हैं। उस समय वह सीधे अमरलोक का रक्षक, अमरलोक का मास्टर बन जाएगा और स्वर्गीय दाव से अनगिनत तोहफे पाएगा। लेकिन इसे हासिल करना शायद उतना आसान नहीं है जितना सोचा गया है, क्योंकि हमेशा रहने वाली रात की जमीन ने अमर दुनिया की अनगिनत सभ्यताओं, अनगिनत अमर राजाओं, अनगिनत कुलों को दफना दिया है। यह ऐसी जगह नहीं है जिसे सिर्फ इसलिए शांत किया जा सके क्योंकि कोई ऐसा करना चाहता है। शायद हमेशा रहने वाली रात की जमीन में ऐसे खतरे छिपे हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। अभी तो ये सिर्फ एक एपेटाइजर है, लेकिन इसके साथ शायद हमें दुनिया में और ज्यादा इंसानी साधकों को तैयार करने की जरूरत है। भले ही ये इंसान साधक कमजोर हों, फिर भी वे बहुत ज्यादा विल पावर दे सकते हैं। जब तक इंसानों की संख्या काफी ज्यादा है, तब तक उम्मीद की लौ जो घनीभूत होती है, वह आसमान और धरती को भी जला सकती है, अंतहीन अंधकार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त। अगर नहीं तो भी यह एक सुरक्षित डोमेन बनाकर एक एरिया को प्रोटेक्ट कर सकता है। झो उसुई की आंखें चमक उठी। उन्होंने कभी भी दुनिया के विकास को कम नहीं आंका, हमेशा इसे बहुत महत्व दिया। आखिरकार यह नश्वर संसार ही उसका घर है, उसकी नींव है। अगर नींव बहुत मजबूत है तो वह खुद भी सुरक्षित और ठीक रहेगा। अब ऐसा लगता है कि नश्वर दुनिया को लगातार विकसित करने की उनकी नीति काफी सही रही है। नहीं तो वह सभी प्राणियों से इतनी ज्यादा विल पावर कैसे हासिल कर सकता था। ... दिनों के बाद गू के निर्देशों का पालन करते हुए दक्षिण पश्चिम की ओर उड़ान भरी। बेशक रास्ते में उसे कई अंधेरे जीवों के साथ साथ एसेंस खाने वाले जानवरों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन हमेशा रात रहने वाली धरती के ये राक्षस उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। बस एक पल के लिए उसके करीब आकर वे उस बड़ी उम्मीद की लौ में जलकर राख हो गए और इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो गए। ये कहा जा सकता है कि ये राक्षस आग की ओर खींचे चले आए पतंगों की तरह थे, जो भी आए वे सब मर गए। अगर अमर राजा बनने का मौका न होता तो वह यहीं रहकर हमेशा रहने वाली रात की जमीन पर राक्षसों का वध कर सकता था और इस तरह अमरलोक त्यान्ताओं से बहुत सारे तोहफे पा सकता था। लेकिन भले ही उसने जानबूझकर इन राक्षसों को नहीं मारा, लेकिन उस पर मारे जाने वाले राक्षसों की भारी संख्या के कारण उसने अभी भी त्यान्ताओं से कई उपहार प्राप्त किए। त्यान्ताओं से मिले तोहफे ही उसे लाखों साल की मेहनत वाली साधना से बचाने के लिए काफी थे। अगर वह यही मारना जारी रखता तो उसकी साधना शायद कुछ ही समय में ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल परफेक्शन तक पहुंच सकती थी। एक महान लुओ गोल्डन इमोर्टल के लिए ये जगह बस एक खेती की पवित्र भूमि है। अगर यह इतना खतरनाक न होता तो अनगिनत ग्रेट लुओ गोल्डन इमॉर्टल्स यहाँ आते। क्या ये वह जगह है? गू ने जो जगह बताई थी वही जगह वह था। बूम टिल्ड टिल्ड टिल्ड। तुरंत ही उसके दिल की आंख की शक्ति फैल गई और सभी दिशाओं में फैल गई। तभी उसके दिल में एक पुराना शहर उभर आया।
बात बस इतनी है कि यह शहर अनगिनत युगों से गुजरा है, बहुत पहले ही खंडहर बन गया है। हर जगह बचे हुए हिस्से और टूटी हुई दीवारें हैं। जमीन पर कई गहरे गड्ढे थे। लगता है अनगिनत अरबों साल पहले इस जगह पर एक जबरदस्त लड़ाई हुई थी। आज भी वह तेज आभा बनी हुई है, ऐसा लगता है कि वह हमेशा रहेगी। इससे कानून में दरारें आ गई थी। पूरा शहर अनगिनत खूनी इरादों में डूबा हुआ था, डरावना और डरावना, जिससे डर के मारे कांप रहे थे। झो सुई ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसे लगा कि भले ही यह बड़ा शहर खंडहर बन गया था, लेकिन इसके अंदर अभी भी बहुत सारे काले जीव छिपे हुए थे। ये जगह असल में काले जीवों का अड्डा थी। जैसे ही वह अंदर गया, उसे तुरंत अंधेरे जीवों के हमले का सामना करना पड़ सकता था। अगर उसके पास हॉट आइज की शक्ति नहीं होती, तो वह दुश्मन के जाल में फंस सकता था। इन डार्क जीवों में ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल लेवल के मॉन्स्टर भी थे। गड़गड़ाहट टिल्ड टिल्ड टिल्ड। इस पल पूरा बर्बाद शहर तुरंत उबल पड़ा। बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी उमड़ पड़ी, जैसे खंडहरों में सोए हुए अंधेरे जीव पहले ही पल में जाग गए हों। एक भयानक आभा सीधे आसमान में फैली, अंधेरे के खंभे की तरह, जिसने अरबों मील तक के इलाके को घेर लिया। अगले ही पल अंदर से बहुत सारी आकृतियां एक पल में उड़कर बाहर आ गईं। उनके शरीर 5 मीटर लंबे थे, जो राक्षसों जैसे थे। उनका धड़ इंसानों जैसा था। सिर पर 2 काले सींग थे, चेहरे भयानक थे और शरीर घने काले निशानों से ढके हुए थे। मानो अनंत रात में होने के कारण उनकी शक्ति लगातार बढ़ सकती है। एक पल में ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल लेवल के 9 डार्क जीव प्रकट हुए। इंसान, यह असल में एक इंसानी कबीले का ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल है। हाँ, ये सच में बहुत बढ़िया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जागने के तुरंत बाद मुझे इतना बढ़िया शिकार मिलेगा। मैं इस इंसान के ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल शरीर की ताकत महसूस कर सकता हूँ। पक्का एक सुपीरियर शेल है। सब लोग मुझसे मत लड़ो, मुझे आलम ये खोल चाहिए। एक तरफ हटो, मैं योनो इस इंसान को अमर समझो। जो भी मुझसे लड़ेगा वह मेरा दुश्मन होगा। तुरंत ही कई काले जीव उत्साह से चिल्ला उठे। उनकी भाषा अमर दुनिया के कबीलों से बहुत अलग थी। एक अजीब सी गहरी धुन थी, जिसकी आवाज में भयानक छूत और श्राप की ताकत थी। अगर किसी आम इंसान की सोल पावर काफी मजबूत नहीं होती, तो उसे डार्क पावर से श्राप मिल सकता था और वह खराब हो सकता था। लेकिन झो सुई सभी भाषाएं और लिखावटें समझ सकता था, यहाँ तक कि वे भी जिनके बारे में उसने कभी सुना नहीं था, और वह उन्हें तुरंत सीख सकता था। इसलिए वह अंधेरे जीवों की बातें तुरंत समझ सकता था। सच कहूं तो उसे उम्मीद नहीं थी कि इन डार्क जीवों में सेल्फ अवेयरनेस और पावरफुल इंटेलिजेंस होगी। शुरू में उसने सोचा था कि इटर्नल नाइटलैंड बिना किसी अक्ल वाले मॉन्स्टर से भरा हुआ है। साफ है, इटर्नल नाइटलैंड जितना सोचा गया था, उससे कहीं ज्यादा रहस्यमय और समझ से बाहर था। आप असल में कौन हैं? इस समय झो सुई ने काले जीवों के समूह को देखा और उनकी भाषा में बोला। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, बहुत सारे काले जीव तुरंत शांत हो गए। उन्होंने झो सुई को हैरानी से देखा, क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था जो असल में उनके कबीले की भाषा समझता था, जो सच में हैरान करने वाली बात थी। आप, एक इंसान अमर, असल में हमारे डार्कलैंड की भाषा समझते हैं। आपने ये भाषा कहाँ से सीखी? जो बोल रहा था वह काला जीव आलम था। उसे इस अमर इंसान के बारे में ज्यादा जानने की इच्छा होने लगी। आखिरकार डार्कलैंड की भाषा समझने वाले लगभग कोई भी प्राणी नहीं थे, क्योंकि यह एक खास डार्क भाषा है जिसे सिर्फ डार्कलैंड ही सीख सकता है, जिसमें जबरदस्त ताकत है। कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, बस इस बदमाश को पकड़ लो, इसकी आत्मा खा जाओ और जाहिर है हमें उसके राज पता चल जाएंगे। यह उसकी बदकिस्मती है कि जब हम उठे तो वह हमसे टकरा गया। आज उसकी मौत का दिन है। हमारे डार्कलैंड का हिस्सा बनना भी उनके लिए सम्मान की बात है। ये बहुत बड़ी शान है। कई काले जीव झो सुई को घूर रहे थे, अपने खूनी इरादे को दबा नहीं पा रहे थे। उन्होंने झो सुई को ऐसे देखा जैसे वह कटिंग बोर्ड पर मछली का मांस हो। हर एक मजाक से भरा हुआ था। उनकी पुतलियां बुराई और क्रूरता दिखा रही थी। आप सही कह रहे हैं, आपके पास बहुत सारी बेकार की बातें हैं। अगर आप कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो उसे अपनी आत्मा से सीखें। झो सुई ने सिर हिलाया, उसे भी ये बातें काफी सही लगी। बेशक इन डार्क जीवों से बातचीत नहीं की जा सकती थी, जो अमर दुनिया के दूसरे कबीलों से बिल्कुल अलग थे। वह इन बुरे जीवों के प्रति अपनी गहरी दुश्मनी और जानलेवा इरादे को महसूस कर सकता था। भले ही पहली बार उनसे मुलाकात हुई हो, उसे तुरंत पता चल गया कि वे अमर दुनिया में कई जीवों के खतरनाक दुश्मन होंगे।
बिना किसी कारण के इन काले जीवों को पूरी तरह से मार देना चाहिए। वे इस दुनिया के ट्यूमर हैं, सभी कुलों के आम दुश्मन हैं। बूम टिल्डर एक पल में 9 महान लुओ गोल्डन इमॉर्टल्स ने जोरदार हमला किया, जिससे बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी निकली। बड़े बड़े डरावने काले हाथों ने अंधेरी दुनिया को कुचलने की तरह नीचे मारा, जिससे भयानक विनाशकारी शक्ति पैदा हुई। किलोमीटर तक के इलाके की डार्क एनर्जी एक साथ इकट्ठा हो गई हो। इस इलाके में रहना स्वर्ग और पृथ्वी का विरोध करने जैसा था। बिना किसी शक के डार्कलैंड के इन ग्रेट लुओ गोल्डन इमॉर्टल्स के पास इटर्नल नाइटलैंड में रहते हुए पूरी तरह से ज्योग्राफिकल फायदे थे। वे इस इलाके की डार्क एनर्जी को बिना सोचे समझे चला सकते थे और अपनी लड़ाई की ताकत से कई गुना ज्यादा ताकत लगा सकते थे। एक ही झटके में ऐसा लगा जैसे खाली जगह पूरी तरह टूट गई हो। आसपास का खालीपन मकड़ी के जाले की तरह फट गया और आसपास के स्पेस टाइम को पूरी तरह से ढक लिया। कोई भी ग्रेट लुओ गोल्डन इमॉर्टल तोहफा इसका सामना नहीं कर सका और उसे तोड़ दिया गया। सोफोरा की शुद्ध भूमि। इस समय जो उसुई वहीं खड़ा था, न तो चकमा दे रहा था और न ही बच रहा था। उसने तुरंत अपनी लाइफ बाउंड इमॉर्टल टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। बीच में ऐसा लगा जैसे वह तुरंत एक पूरी तरह से शुद्ध जमीन, एक पूरी तरह से स्पेस टाइम दुनिया में बदल गया हो, जैसे कि इस इलाके में स्पेस टाइम इसी पल जम गया हो। चारों ओर एकदम स्पेस टाइम की रुकावटें उभर आई और सब कुछ घेर लिया। ये ड्रैगन एलिफेंट गू की एक जीवन से जुड़ी दिव्य कला है। एक बार इस्तेमाल होने पर यह एक पवित्र जमीन को गाढ़ा कर सकती है, और जब कोई व्यक्ति इस पवित्र जमीन पर होता है तो वह सभी नियमों से आजाद हो जाता है और हमेशा की आजादी का आनंद लेता है। ये दुश्मन की अटैक पावर को पूरी तरह खत्म करके उसे अपनी ताकत में बदल सकता है। ड्रैगन एलिफेंट गू का पक्का बचाव है, जो गहरे रहस्यों से भरा है। डोंग डोंग डोंग। अचानक दुनिया की डरावनी ताकतें और अंधेरी ताकतें कुचल गईं और सोफोरा की पवित्र जमीन पर बमबारी करने लगी। डार्कलैंड के 9 ग्रेट लुओ गोल्डन इमॉर्टल्स ने मिलकर हमला किया और उनकी विनाशकारी शक्ति दुनिया को हिला देने वाली थी। सोफोरा की शुद्ध भूमि पर उतरा तो ऐसा लगा जैसे उल्कापिंड समुद्र में गिर रहे हों। सारी विनाशकारी शक्ति पूरी तरह से निगल ली गई। सोफोरा की शुद्ध भूमि का हिस्सा बन गई, जिससे क्षेत्र का आकार बढ़ गया। सोफोरा की पवित्र भूमि के बिल्कुल बीच में एक देवता की तरह खड़ा था। कोई भी हुनर उसके शरीर तक नहीं पहुंच सकता था, कोई भी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाती थी। ये कैसे हो सकता है? हमारे हमलों का असल में कोई असर नहीं होता। ये सीन देखकर डार्कलैंड के 9 ग्रेट लुओ गोल्डन इमॉर्टल्स की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या देखा। ये बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताया गया और यकीन नहीं हो रहा था। ये जानना चाहिए कि डार्कलैंड के ग्रेट लुओ गोल्डन इमॉर्टल्स के तौर पर उनकी लड़ने की ताकत आम ग्रेट लुओ गोल्डन इमॉर्टल्स से स्वाभाविक रूप से बेहतर थी। इसके अलावा वे इटर्नल नाइटलैंड में थे और उनके चारों ओर अनलिमिटेड डार्क एनर्जी थी, जिससे उनकी कॉम्बैट पावर 3 गुना बढ़ गई थी। इस तरह कम से ज्यादा बुलिंग करने पर असल में फेल होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। आम ग्रेट लुओ गोल्डन इमॉर्टल्स बस कमजोर थे, लेकिन अब मानव कुल का यह महान लुओ गोल्डन इमॉर्टल बिना हिले खड़ा था। सिर्फ एक दिव्य कला पर भरोसा करके उसने उनके सभी हमलों को पूरी तरह से रोक दिया। उन्होंने पहले पीछे नहीं हटे थे और अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। इसलिए वे इतने हैरान, इतने अविश्वसनीय महसूस कर रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि इस युवक ने ये कैसे किया। एक पल के लिए डार्क कबीले के महान लुओ गोल्डन इमॉर्टल्स के चेहरे बहुत गंभीर दिखे। बेशक उनका सामना एक ऐसे दुश्मन से हुआ था जो पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वे परेशान नहीं थे, क्योंकि इटर्नल नाइटलैंड में वे अजेय थे, इसलिए कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता था। मारना। सोफोरा की पवित्र जमीन ने उनकी सारी नुकसान पहुंचाने वाली ताकत खत्म कर दी है और वह इस नुकसान पहुंचाने वाली ताकत को उन पर वैसे ही वापस भी कर सकती है। यह अमर कला की ताकत है। सोफोरा की शुद्ध भूमि, अमर तकनीक, स्वर्ग सम्राट की कैद हथेली। इस समय उसने एक कदम आगे बढ़ाया। खाली जगह आसमान से नीचे उतरते हुए एक ताड़ के पेड़ में बदल गई। सोफोरा की पवित्र जमीन से ली गई ताकत के साथ मिलकर इस तरह इकट्ठा होकर स्वर्गीय सम्राट की हथेली का आकार बनाती है, जिससे एक डरावनी शाही आभा निकलती है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ रहना स्वर्ग का सबसे बड़ा सम्राट होने जैसा है, जो अरबों जीवों पर राज करता है और सबसे ज्यादा अधिकार रखता है। डोन। आसमान में सेलेस्टियल एम्परा का एक गहरे सुनहरे रंग का हाथ का निशान दिखाई दिया, जो लगभग ठोस हो गया था, और उस हाथ के हिस्से पर बने पैटर्न स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के धागे जैसे थे। इसके दिखने पर ऐसा लगा जैसे इस दिव्य सम्राट की हथेली ने इस स्पेस टाइम को कंट्रोल कर लिया हो
जिससे स्पेस टाइम फ्रीज हो गया और अनगिनत जीव इस छोटी सी दुनिया में बंद गए। डार्क कबीले के 9 महान लुओ गोल्डन इमॉर्टल्स ऐसे ही थे। उन्हें लगा कि वे इस स्वर्गीय सम्राट की हथेली में पूरी तरह से बंद हैं, जैसे वे चींटियां हों जो सिर्फ इस हथेली के नीचे संघर्ष कर पा रही थी, मुश्किल से जिंदा थी। हॉर्न टिल्डा टिल्डा टिल्डा। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, आसमान से एक गहरे सुनहरे रंग का विशाल ताड़ का पेड़ नीचे गिरा। धरती उसका भयानक दबाव नहीं झेल सकी और दरारें दिखने लगी। जमीन से गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही थीं, अनगिनत दरारें दिखाई दे रही थी। यह जमीन पर पहुंचा भी नहीं था कि अरबों मील तक फैला एक बड़ा हाथ दिखाई दिया। खराब। 9 महान लुओ गोल्डन इमॉर्टल्स के चेहरे बदल गए। उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं थी और वे केवल जबरदस्ती ही इस हमले का सामना कर सकते थे। वे चींटियों की तरह थे, सीधे जमीन पर पटक दिए गए। उसी समय भयानक विनाशकारी शक्ति तुरंत भड़क उठी, उनके शरीर के हर कोने में घुस गई। उनका मकसद उन्हें खत्म करना, इस दुनिया से पूरी तरह गायब कर देना, धूल में बदल देना था। एक पल के लिए वे जमीन पर गिर पड़े और उनसे भयानक चीख निकली, हम असल में मरा नहीं। इस पल झो सुई ने आंखें सिकुड़ी। उसे लगा कि डाकयान के 9 ग्रेट लुओ गोल्डन इमॉर्टल्स ने उसकी हथेली पकड़ ली थी। एक भयानक वार सहने के बावजूद उनके शरीर घनी दरारों से ढके हुए थे, बुरी तरह डैमेज हो गए थे। फिर भी वे अभी भी मरे नहीं थे, लेकिन उनके शरीर के खोल पूरी तरह टूट गए, जिससे उनका असली रूप सामने आ गया। अचानक डार्क एनर्जी वाली चीजें धरती पर दिखाई दी। उनका कोई खास रूप नहीं था, वे सिर्फ डार्क एनर्जी एंटिटीज थीं। लेकिन उन्होंने अंधेरे, बुराई, जंग, तबाही का एक ऑरा फैला दिया, जैसे कि अंधेरे का जमावड़ा हो। इस दुनिया में आने का मकसद जिंदगी की सारी जान और रोशनी लूटना लगता था। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वे असल में सभी जीवित प्राणियों के दुश्मन थे। लानत है ह्यूमन क्लैन इमोर्टल ने असल में हमारे शरीर को नष्ट कर दिया। आपने हमें बहुत गुस्सा दिलाया है, बहुत गुस्सा दिलाया है। इस बार हम तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तुम्हारी आत्मा को अरबों सालों तक अंधेरी आग में जला देंगे। हम तुम्हें जीने लायक नहीं रहने देंगे, मरने लायक नहीं रहने देंगे। डार्क क्लैन के 9 डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स हैरान और गुस्से में थे, बहुत ज्यादा गुस्से में थे, और इस ह्यूमन क्लैन इमॉर्टल को तुरंत फाड़ देना चाहते थे। इतने लंबे समय तक रहने के बाद ये पहली बार था जब उन्हें इस तरह की बेइज्जती का सामना करना पड़ा। साफ है, ये सिर्फ एक कमजोर ह्यूमन क्लैन इमॉर्टल था, फिर भी यह उन्हें इस हद तक धकेल सकता था। ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती थी। तो यह आपके डार्क क्लैन का असली रूप है। तो अभी जो शरीर मिला है वह दूसरे कुलों के शरीरों को हड़प कर मिला है। झो सुई ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उन्होंने तुरंत डार्क क्लैन के कुछ टैलेंट देखे, जो दूसरे जीवों के शेल्स पर कब्जा करना, दूसरे जीवों के शेल्स पर हमला करना और 1+1 से बड़ा का रिजल्ट पाना है। इसलिए ये डार्क क्लैन के लोग उन शक्तिशाली शरीरों को पाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। उनके लिए यह अपनी पावर बढ़ाने का एक मौका है, जिसे जाहिर है हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, ये हमारे डार्क क्लैन का टैलेंट है, जो दूसरे क्लैन के शेल्स पर कब्जा कर सकता है। हम असल में डार्क एनर्जी का एक समूह है, जिसका कोई तय रूप नहीं है। सिर्फ एक टकराव की उम्मीद नहीं थी, आप हमारे डार्क क्लैन के कुछ टैलेंट देख सकते थे। तुम सच में हमारे डार्क क्लैन के एक बहुत बड़े दुश्मन हो, आज तुम्हें यही मरना होगा। डार्क कबीले के डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स ने झो सुई को देखा, उनका मारने का इरादा और मजबूत हो गया। बेशक उनके सामने ये ह्यूमन डालुओ गोल्डन इमॉर्टल सच में डार्क क्लैन का एक ताकतवर दुश्मन है। शायद इमॉर्टल वर्ल्ड के इतिहास के उन हीरो की तरह वे डार्क क्लैन के लिए ऐसे खतरे लाएंगे जो पहले कभी नहीं हुए। इसलिए चाहे कुछ भी हो, उन्हें इस व्यक्ति को पूरी तरह यही छोड़ देना चाहिए। भविष्य में डार्क क्लैन के लिए कितनी मुसीबत खड़ी कर सकता है। ओह, तुम्हें अभी भी हमारे बीच के गैप का एहसास नहीं हुआ? क्या तुम सच में मुझे मारना चाहते हो? क्या आपके पास कोई और स्किल्स हैं? डार्क क्लैन के डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स के इस ग्रुप को बेपरवाही से देखा। मूर्ख, हमारे डार्क क्लैन की ताकत तुम जैसे छोटे क्लैन की सोच से भी परे है। डार्क फ्यूजन। डार्क कबीले के 9 डालुओ गोल्डन इमॉर्टल्स चिल्लाए। तुरंत डार्क एनर्जी के 9 पिन एक में मिल गए, जिससे डार्क एनर्जी का एक ज्यादा शक्तिशाली पिन बन गया। उसी समय उन पर डार्क एनर्जी तेजी से बढ़ गई। इस डार्क एनर्जी मास पर घने काले रून्स दिखाई दिए, जिनसे टेढ़ी, बुरी, निगलने वाली, नष्ट करने वाली, मौत जैसी आभा निकल रही थी, जिससे रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ऐसा अंधेरा अनगिनत स्पेशियल डायमेंशन को निगलने में काबिल लग रहा था। इस तरह की शक्ति सच में हाफ स्टेप इमॉर्टल किंग लेवल तक पहुंच गई थी। मर्ज करने में सक्षम।
क्या ये डार्क क्लैन की खासियत है? झो उसुई ने आंखें सिकोड़ ली। वह डार्क क्लैन की और खासियतें और ताकतें जानना चाहता था। उन्हें लगा कि डार्क क्लैन भविष्य में निश्चित रूप से एक अभूतपूर्व दुश्मन होगा। मरना। इससे पहले कि झो उसुई कुछ कह पाता, डार्क एनर्जी का ये ढेर तुरंत आगे बढ़ा, बिजली की तेजी से झो उसुई पर हमला किया। ऐसा लगा जैसे यह एक परछाई बन गया हो और सीधे झो उसुई तक पहुंच गया। हाँ, मूर्ख मानव कुलम्मर, तुम्हारा शरीर अब हमारा है। ये हमारे डार्क क्लैन की पोजेशन टेक्निक है। जब तक कोई भी जीव हमारे पास है, उसकी आत्मा खाली जाएगी, उसके खोल पर कब्जा कर लिया जाएगा। सबसे ताकतवर इमोर्टल भी इसका विरोध नहीं कर सकते। हमारे डार्क क्लैन की पोजेशन टेक्निक से अनगिनत ताकतवर इमोर्टल्स मारे गए हैं और आप भी इससे अलग नहीं होंगे। तुरंत ही ये डार्क एनर्जी मास अनगिनत आवाजों के साथ फूट पड़ा और गर्व से दिखा। बेशक डार्क क्लैन का पोजेशन टैलेंट बहुत शक्तिशाली और डरावना है। वे आसानी से समय और जगह में घुल मिल सकते हैं, अंधेरे में मिल सकते हैं, और जब तक कोई दरार है, डार्क क्लैन के हमले और नुकसान को रोका नहीं जा सकता। इतिहास में अनगिनत अमर लोगों को डार्क क्लैन ने धोखा दिया है, जिसके कारण उनकी आत्माएं खाली गई और शरीर पर कब्जा कर लिया गया। गड़गड़ाहट टिल्ड टिल्ड। इस समय डार्क एनर्जी की धाराएं झो उसुई के क्लोन के शरीर में घुस गईं और तुरंत शरीर को पूरी तरह से लपेट लिया, जिससे एक डार्क स्फेयर बन गया। एक बार कटाव पूरा हो जाने पर झो उसुई का क्लोन जरूर खत्म हो जाएगा। किसी भी संघर्ष का कोई असर नहीं होगा। जब तक डार्क एनर्जी का कोई निशान रहेगा, तब तक डार्क क्लैन के जीव शरीर पर हमला करते रहेंगे। यह एक जानलेवा बीमारी की तरह है, जिससे छुटकारा पाना नामुमकिन है। वह सिर्फ अपने शरीर और आत्मा को पूरी तरह खराब होते हुए देख पा रहा है। ये डार्क क्लैन का आतंक है। अगर शरीर बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी से खराब हो जाता है, तो वह डार्क क्लैन की कठपुतली बन जाता है और एक डार्क जीव में बदल जाता है। बेशक अगर कोई डार्क एनर्जी के खत्म होने का विरोध करता है, तो वह एक डार्क जीव, एक डार्क पपेट बन जाता है। अगर कोई अपनी मर्जी छोड़कर विरोध कर सकता है, तो उसे डार्क क्लैन का सदस्य माना जाता है। बहुत बेवकूफ, अपनी मर्जी से मेरे शरीर पर आने की हिम्मत करना। आप तो बस मौत को बुलावा दे रहे हैं। झो उसुई की आवाज शांत और स्थिर थी, बिना किसी घबराहट के। ये कैसे हो सकता है? ये तो बस एक क्लोन है। मुख्य आत्मा कहाँ चली गई? एक साधारण क्लोन इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? धर तेरे की, ये कमीना अचानक आग उगलने लगा। ये कैसी आग है? ऐसा नहीं लगता कि यह अमर दुनिया की किसी अमर आग से आया है, बस ऐसा सुना नहीं गया है। ये हमें इतना नुकसान क्यों पहुंचाता है? ये किस तरह की आग है? डार्क क्लैन के कई डालुओं गोल्डन इमॉर्टल्स के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। जिस शरीर पर वे कब्जा करना चाहते थे, वह सिर्फ एक क्लोन था, असली रूप नहीं, और उनका कब्जा करने का प्लान शुरू से ही फेल हो गया था। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि इस शरीर से असल में सुनहरी आग की लपटें निकली, जिसने पूरे शरीर को घेर लिया और उसे एक बड़ी सुनहरी मशाल जैसा बना दिया। और इस आग में डार्क क्लैन के जीवों के खिलाफ बहुत ज्यादा विनाशकारी शक्ति थी। ऐसा लगा जैसे लौ का गैसोलीन से सामना हो गया हो और वो तुरंत जल उठी। उन्हें बहुत ज्यादा दर्द महसूस हुआ, जैसे उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर हो रहा हो। एक एक करके वे जोर शोर से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाए। निस्संदेह यह एक अमर तकनीक थी, होप्स फ्लेम फॉर्चून क्यूब से एक सर्वोच्च अमर तकनीक। झो उसुई पर आग लगने के बाद ये तुरंत ही भयंकर रूप से जलने लगा। आग से जले डार्क क्लैन के जीवों के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी, वे अंदर से बाहर तक जल रहे थे। शुरू में अगर वे सीधे भाग जाते तो शायद एक या दो बच सकते थे, लेकिन अब वे असल में अपनी मौत की तरफ भागे, उसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश की, जो पूरी तरह से खुद को नुकसान पहुंचाने वाला रास्ता था। आहा! तुरंत डार्क क्लैन के डालुओं गोल्डन इमॉर्टल्स ने चीखें निकाली, लेकिन चीखें ज्यादा देर तक नहीं टिकी। एक ही सांस में वे राख में बदल गए और इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो गए। गड़गड़ाहट टिल्ड टिल्ड। उनकी मौत के समय खाली जगह तुरंत खुल गई और उसमें से सुनहरी रोशनी की धाराएं निकलने लगीं। ये स्वर्गीय दाव का एक तोहफा था, जो अमर दुनिया की ओरिजिन एनर्जी से निकला था। किसी भी अमर अमृत या अमर गोली से ज्यादा शुद्ध। असल में इतनी ज्यादा ओरिजिन एनर्जी पाने के लिए झो उसुई की आंखें चौड़ी हो गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि डार्क क्लैन के 9 डालुओं गोल्डन इमॉर्टल्स को मारने के बाद उसे हेवनली दाव से इतना बड़ा गिफ्ट मिलेगा, जो पहले कई डार्क जीवों का शिकार करने से मिले गिफ्ट से 10 गुना ज्यादा था। कोई भी सोच सकता है कि उसने असल में कितनी ओरिजिन एनर्जी हासिल की होगी। बेशक
सिर्फ स्वर्गीय दाव का ये तोहफा ही किसी भी डालुओ गोल्डन इमोर्टल को एक परफेक्ट दुनिया तक पहुंचाने के लिए काफी था। हालांकि वो कोई साधारण डालुओ गोल्डन इमोर्टल नहीं था। अगर दुनिया के अंदर की तुलना करें तो सैकड़ों डालुओ गोल्डन इमोर्टल्स के अंदर की गुफाओं का स्वर्ग भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, जिसका मतलब ये भी था कि उसे उन सभी को मिलाकर भी उससे कहीं ज्यादा ओरिजिन एनर्जी की जरूरत थी। तो दूसरे डालुओ गोल्डन इमोर्टल्स के लिए यह ओरिजिन एनर्जी काफी से ज्यादा होगी, लेकिन उसके लिए इसने सिर्फ अरबों साल की कठिन खेती को बचाया। बेशक ये पहले से ही काफी बड़ी फसल थी। बर्बाद शहर में अभी भी बहुत सारे बुरे जीव हैं, चलो उन सबको मार डालते हैं। झो सुई की हॉट आइज की शक्ति पूरे बर्बाद शहर में फैल गई। उसे लगा कि इमारतों के हर कोने में अनगिनत काले जीव छिपे हुए हैं। अगर आम अमर लोग बर्बाद शहर में घुसते तो वे उनके हमलों का शिकार हो सकते थे, लेकिन उसका शहर में घुसने का कोई इरादा नहीं था। बूम टिल्ड टिल्ड टिल्ड। एक पल में झो सुई ने अपने अंदर होक्स फ्लेम को एक्टिवेट कर दिया। उसके शरीर पर सेंटेड डरावनी सुनहरी लौ फूट पड़ी, जिससे आग का एक कभी न खत्म होने वाला समुद्र बन गया। बस एक पल में इसने अरबों मील तक फैले बर्बाद शहर को अपनी चपेट में ले लिया, हर कोने को कवर कर लिया। ऐसा लगा जैसे उसने पूरे बर्बाद शहर में आग लगा दी हो। उसी समय बहुत सारे समझदार प्राणियों की इच्छा शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी। अच्छी बात यह है कि इतने सालों में झो सुई ने बहुत ज्यादा विल पावर जमा कर ली थी, नहीं तो वो इतनी खपत झेल नहीं पाता। आहा, धिक्कार है मानव कुल अमर। ये लौ असल में क्या है और यह मुझ पर क्यों नहीं बुझ रही है? बेचारे इंसानों, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। मेरी बात याद रखना, डार्क क्लैन की सेना जल्द ही तुम्हारे ह्यूमन क्लैन को खत्म कर देगी और कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये दुनिया आखिरकार हमेशा के लिए रात में डूब जाएगी, रोशनी हमेशा नहीं रह सकती। तुरंत बर्बाद शहर के अंदर अनगिनत अंधेरे जीवों ने दिल दहला देने वाली चीखें निकाली। होप की आग की लपटों के सामने वे विरोध करने में पूरी तरह से लाचार थे। कुछ ही पलों में वे राख में बदल गए, इसलिए वे सिर्फ नाराजगी, दहाड़ने और गुस्से में चिल्लाने की आवाजें ही निकाल सकते थे। लेकिन बदकिस्मती से झो सुई पर इसका कोई असर नहीं हुआ। आखिर उसके लिए तो यह चींटियों के झुंड को कुचलने जैसा ही था। उसके लिए इससे उसके दिल में कोई हलचल नहीं हुई। कुछ मिनट बाद पूरा बर्बाद शहर साफ हो गया, उम्मीद की आग से घिर गया। ऐसा लग रहा था कि यह एक हमेशा रहने वाली लौ बन गई है। आग इतनी तेज थी कि उसने पूरे शहर को एक बड़ी मशाल में बदल दिया, जिससे बहुत ज्यादा गर्मी और रोशनी निकली और अंधेरा दूर हो गया। इससे इटर्नल नाइट लैंड के अंदरूनी इलाकों में थोड़ी देर के लिए चमक भी आ गई। बेशक एक बार आग बुझ जाने के बाद यह इलाका फिर से अंधेरे में डूब जाएगा, लेकिन फिलहाल ये जगह आम लोगों के रहने के लिए सही हो गई है। कितना समय हो गया है? ठीक कितना समय हो गया है? बहुत समय हो गया है जब मैंने ऐसी गर्मजोशी महसूस की है। बच्चे, तुम असल में कौन हो जिसने डार्क क्लैन के जीवों से निपटने वाली फ्लेम पर महारत हासिल कर ली है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस युग के प्राणियों ने पहले ही डार्क क्लैन का विरोध करने की शक्ति हासिल कर ली है? इस समय बर्बाद शहर से अचानक एक बुरी आवाज गूंजी, जो बहुत कमजोर लग रही थी, जैसे उसने अनगिनत सालों का अनुभव किया हो। यह आवाज सुनकर झो सुई ने अपने दिमाग से सोचा और तुरंत बर्बाद शहर के सबसे गहरे हिस्से को महसूस किया, जहां एक तार के आकार का पुराना कांसे का कड़ाही, जो बहुत धब्बेदार और गहरे हरे रंग से ढका हुआ दिख रहा था, दबा हुआ था। पुरानी कांसे की कड़ाही में गहरी दरारें थीं, मानो वह पूरी तरह टूटने वाली हो। लेकिन इससे इसकी अंदरूनी खूबसूरती छिप नहीं पाई। इससे प्राचीनता, गहराई, विशालता और पवित्रता की आभा निकलती थी। किंग ग्रेड अमर कलाकृति। बेशक ये पक्का एक किंग ग्रेड इमोर्टल आर्टिफैक्ट था। भले ही यह एक डैमेज्ड किंग ग्रेड इमोर्टल आर्टिफैक्ट था, फिर भी इसमें जो पावर थी वह बस अकल्पनीय थी। सूश, ये सोचकर झो सुई का चेहरा चमक उठा और वो तुरंत खंडहर के सामने पहुंच गया। वहां उसने पुरानी कांसे की कड़ाही देखी और उसे अचानक एहसास हुआ कि शायद इस बार यह उसका सबसे बड़ा मौका था। मुझे आपके ओरिजिन के बारे में पता है? झो सुई ने पूछा। मैं किंग ग्रेड इमोर्टल आर्टिफैक्ट अर्थ एम्परर मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन हूँ, जिसका नाम फार्मासिस्ट है। मैं कभी मेडिसिन सिविलाइजेशन का क्लैन प्रोटेक्टिंग इमोर्टल आर्टिफैक्ट था, जो दुनिया में अनगिनत इमोर्टल पिल्स को रिफाइन करने में काबिल था। बदकिस्मती से मैं अभी भी डार्क क्लैन के हमले को रोक नहीं सका और नतीजतन इटर्नल नाइट ने मुझे खत्म कर दिया और यही दफना दिया। मुझे लगता है कि अब पूरी मेडिसिन सिविलाइजेशन में सिर्फ मैं ही बचा हूँ। पृथ्वी सम्राट मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन ने धीरे से कहा, कुछ भी छिपाने का इरादा नहीं था
और सीधे सीधे अपनी पहचान और शुरुआत बताई। सच कहूं तो शुरू में उसे लगा कि वो बर्बाद हो गया है। आखिरकार ये कभी न खत्म होने वाले समय में घिस जाएगा और आखिरकार इस जगह पर चुपचाप गिर जाएगा। किसने सोचा होगा कि आने वाली तबाही के समय ये रहस्यमय डालुओ गोल्डन इमोर्टल यहाँ आ गया और यहाँ जमे हुए डार्क क्लैन के जीवों को आसानी से खत्म कर दिया। खासकर वह खास सुनहरी लॉ, जबकि यह डार्क क्लैन के जीवों के लिए दुश्मन है, मेरे लिए यह एक हीलिंग लॉ है जो मुझे बहुत सारी एनर्जी वापस पाने में मदद करती हुई लगती है। नहीं तो उसमें बोलने की ताकत नहीं होगी और वह चुप हो जाएगा। मेडिसिन सभ्यता। झो सुई ने पलकें झपकाई और दूसरे पक्ष को उत्सुकता से देखा। उसके सामने ये किंग ग्रेड इमोर्टल आर्टिफैक्ट पक्का एक पुरानी निशानी है जो पुराने जमाने के बारे में बहुत कुछ जानती है। झो सुई के लिए ये जानकारी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। ओह, आप इस युग के प्राणी हैं। मेडिसिन सभ्यता के बारे में न जानना बिल्कुल सामान्य बात है। आखिरकार ये पता नहीं है कि यह आज के जमाने से कितना दूर है। दुनिया को शायद मेडिसिन सिविलाइजेशन के होने के बारे में पता न हो। सो कॉल्ड मेडिसिन सिविलाइजेशन का मतलब नेचुरली फार्माकोलॉजी में स्किल्ड सिविलाइजेशन से है। उस जमाने में लगभग हर कोई पिल मास्टर था, हर कोई फार्मासिस्ट था। पूरी दुनिया हमारी मेडिसिन सिविलाइजेशन का एक मेडिसिनल गार्डन बन गई। हर जगह अनगिनत इमोर्टल एलिक्सिर लगाए गए। अनगिनत अमर अमृत पर भरोसा करके हमारी मेडिसिन सभ्यता ने अनगिनत शक्तिशाली प्राणी पैदा किए। लगभग सभी एक ड्रैगन की तरह थे। बदकिस्मती से हम फिर भी फेल हो गए और हमेशा रहने वाली रात के नुकसान को झेल नहीं पाए। आखिर में इसकी वजह से पूरी सभ्यता खत्म हो गई। किंग ग्रेड इमोर्टल आर्टिफैक्ट अर्थ एम्परर मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन ने धीरे से कहा। हालांकि इसमें कुछ ही शब्द थे, लेकिन इसमें मेडिसिन सभ्यता के अंतहीन इतिहास के बारे में भी बताया गया था। फिर भी इतनी बड़ी सभ्यता जिसमें बहुत सारे ताकतवर जीव पल रहे थे, फिर भी इटर्नल नाइट के कटाव का सामना नहीं कर सकी और न ही डार्क क्लैन के हमले को रोक सकी। आखिरकार यह इटर्नल नाइट से नष्ट हो गया और पूरी सभ्यता पूरी तरह से गायब हो गई। अगर इटर्नल नाइट इतनी पावरफुल है तो बाद में नई सिविलाइजेशन क्यों पैदा होंगी? क्या पूरी दुनिया पर हमेशा रहने वाली रात का कब्जा नहीं होना चाहिए? झो सुई ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। उनकी समझ के अनुसार इटर्नल नाइट बहुत शक्तिशाली है और इसने एक के बाद एक सभ्यता को खत्म कर दिया है। आमतौर पर पूरी अमर दुनिया को लंबे समय से इटर्नल नाइट लैंड का इलाका होना चाहिए था, लेकिन असलियत यह है कि हालांकि इमोर्टल वर्ल्ड का ज्यादातर हिस्सा कब्जे में है, फिर भी एक छोटा सा हिस्सा ऐसा है जिस पर इटर्नल नाइट का कब्जा नहीं हुआ है और उनके पास अभी भी बचने का मौका है। ये बहुत अजीब मामला है। यह आसान है क्योंकि हम इस यूनिवर्स के हेवनली दाव से सुरक्षित हैं। जब कोई सभ्यता हमेशा रहने वाली रात से पूरी तरह खत्म हो जाती है तो इस यूनिवर्स का स्वर्गीय दाव कॉस्मिक साइकी को एक्टिवेट कर देगा। उस समय पूरा ब्रह्मांड फिर से शुरू हो जाएगा और सभी प्राणी नष्ट हो जाएंगे। उस पल अनंत रात लंबी नींद में सो जाएगी, जिससे बाकी जीवों को सांस लेने का मौका मिलेगा। अनंत रात की नींद का फायदा उठाकर नए जन्मे जीव एक बिल्कुल नई सभ्यता को पालेंगे, अनंत रात का सामना करने की ताकत बढ़ाएंगे और ज्यादा मजबूत ताकतों को जन्म देंगे।